Namaskar, welcome to Camp Shiksha. I'm again continuing the series NEET all previous year questions, and this time the topic is chemical equilibrium and ionic equilibrium, and the questions are from 2009 से लेकर 2024 मतलब you can say 2009 to 2024. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा एक बार. The first question is, so this first question is from NEET 2024. Let's say ऐसा कुछ मार्क कर लेते हैं. The first question is from NEET 2024. कह रहा है at a given temperature and pressure equilibrium constant for this reaction is given. Then what will be the equilibrium constant for this reaction? तो ये सब थ्योरीज हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा होगा कि जैसे अगर आप ध्यान से फोकस करो तो देखो ये दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए पहली इक्वेशन का करना क्या पड़ेगा. पहले तो पहली इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा. तो आपको करना पड़ेगा रिवर्स इक्वेशन नंबर 1, और फिर क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर कह लो कि हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तब जाके आपको नीचे वाली इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2 मिलेगी. ठीक है जी. तो अगर आपने ऐसा सीखा हो, चीजों को सीखा हो, तो आपने ऐसा देखा होगा कि अगर मान लो आपको कभी अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसका के क्या हो जाता है, के इनवर्स हो जाता है. ठीक है. और अगर कभी आप किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लेट से हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो वो उसकी पावर में लग जाता है. इसका मतलब K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K1, और उसकी पावर कितना, आपका हाफ. दैट इज नथिंग बट यू कैन से K2 इज इक्वल टू 1/√K1. या तो ऐसा लिख लो या पावर हाफ में लिख लो, मर्जी आपकी. तो ये अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो ये आपको कहाँ दिखेगा, आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शन ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है. That's why answer for this question must be option number 4, that is option number D only. This particular question is from NEET 2024. आपसे कहता क्या है कि N2 plus 3H2 is giving 2NH3. Delta H of this reaction is negative. तो देखना अगर ऐसा कभी लिखा होता ना तो N2 plus 3H2 and this one is you can say 2NH3. तो अगर मान लो डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया इस रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड हैज टू बी एंडो, और वाइस वर्सा होता है, अगर फॉरवर्ड एंडो होता है तो बैकवर्ड हैज टू बी एक्सो, है ना. तो डेल्टा एच यहाँ पे नेगेटिव की वजह से फॉरवर्ड वाला एक्सो है, तो बैकवर्ड वाला मैंने एंडो मान लिया. अब आपसे क्या कहता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. तो ली चार्टर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं कुछ भी रिएक्शन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके उस डिस्टर्बेंस को कंपनसेट करने की कोशिश करता है. मान लो मैंने किसी की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि जिसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई है उसकी कम हो जाए. अगर मैंने किसी की कंसंट्रेशन कम कर दी तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिससे इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए. तो अगर कम करूंगा तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ाऊंगा तो उसे कम करने की कोशिश करेगा. मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसे कम करने की कोशिश करेगा, मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा, मैं प्रेशर कम करूंगा तो ये प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, प्रेशर कम आपका बढ़ाऊंगा तो उसे कम करने की कोशिश करेगा. तो ये कहानी चल रही होती ली चार्ट प्रिंसिपल में. कह रहे यूज ऑफ कैटलिस्ट. देखो भाई यूज ऑफ कैटलिस्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को बढ़ाएगा, कैटलिस्ट तो इक्वल अमाउंट से दोनों को फेवर करेगा, फॉरवर्ड को भी बैकवर्ड को भी. तो कैटलिस्ट हमारा फायदा तो करता है, रिएक्शन जल्दी तो कराता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को फेवर करेगा. हमें तो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन को जो फेवर करेगा वो मार्क करना है. दैट्स व्हाई यूज ऑफ कैटलिस्ट को मैं नहीं मानूंगा अपना आंसर. दूसरा क्या है सुनना, अगला क्या है, अगला कह रहा है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2. अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ N2 को कम कर दो, तो मैंने बोला ना जिसको आप कम करोगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा. आप इसकी N2 की कंसंट्रेशन अगर कम कर रहे हो उसको बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा कैसे, आके बैकवर्ड आके, तो ये तो बैक साइड आएगा. तो बैक साइड आएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन आपकी फेवरेबल होगी, फॉरवर्ड थोड़ी ना होगी. तो ये भी हमारा आंसर नहीं है. अगला कह रहा है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हाई सॉरी लो प्रेशर कह रहा है पहले तो, लो प्रेशर. अब ध्यान सुनना, इस तरफ आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस देखोगे तो इधर 2 मोल ऑफ गैस है, और इस तरफ टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस अगर काउंट करोगे तो आपके पास 4 मोल ऑफ गैस है. अगर आप कभी भी अगर प्रेशर कम करोगे तो मोर मोल ऑफ गैस की तरफ जाता है, और अगर बढ़ाओगे तो लेस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की तरफ जाएगा. तो ये कह रहा है प्रेशर को आपने कम किया, अगर प्रेशर को कम किया तो ये तो मोर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की तरफ जाएगा, तो ये तो बैक साइड को जाएगा ऐसे, है ना. तो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है. और ऑब्वियसली लास्ट वाला ही हमारा आंसर होगा, उसको चेक कर लेते हैं. हाई प्रेशर, अगर हाई प्रेशर करोगे तो लो मोल ऑफ गैस की तरफ जाएगा, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. दूसरा लो टेम्परेचर, आपने पढ़ा होगा ली चार्ट प्रिंसिपल में कि अगर टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूं तो एंडोथर्मिक फेवरेबल होता है, और अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो एक्सोथर्मिक फेवरेबल होता है. नहीं पढ़ा है तो इसको मार्क कर लेना, इसको लिख लेना अपनी कॉपी पे. तो अगर लो टेम्परेचर करता हूं, टेम्परेचर कम करूंगा तो ऐसे में एक्सोथर्मिक फेवरेबल होगा, जिस वजह से ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है.
अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ H2 भी अगर मैं क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, तो मैंने अभी भी बताया कि जिसकी कंसंट्रेशन मैं बढ़ाऊंगा उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो ये H2 की कंसंट्रेशन कम करने की कोशिश करेगा। कम कैसे करेगा? फॉरवर्ड जाके या बैकवर्ड जाके? फॉरवर्ड जाके करेगा। दैट्स वाई ये H2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट्स वाई आंसर क्या आ जाएगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 आल्सो। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 आपसे कहता है कि अगर आपके पास किसी बीकर के अंदर क्या रखा हुआ है, इसने स्टार्टिंग में क्या लेके चला, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, नीचे उसने NaOH लेकर चला। NaOH में ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप ही एसिड डाल रहा है, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, वीक एसिड डाल रहा है। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसे में अगर मैं ये सारे रिएक्शंस कराऊं, इंडिकेटर ये यूज करूं, तो इनमें से कौन सा एंड पॉइंट पे क्या कलर चेंज आएगा, कौन सा इंडिकेटर यूज कर सकता हूं। जनरली वैसे तो खैर ये थ्योरी है कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जब भी रिएक्शंस होती है तो हमेशा आपका फिनोफ्थिन एज अ इंडिकेटर हम यूज करते हैं। तो इस बात को अगर नहीं पता है तो आज के बाद लिखना, फिनोफ्थिन एज अ इंडिकेटर कब यूज होता है? जब आपके पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, या फिर जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो। ठीक है, वेरस मिथाइल ऑरेंज जो लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का भी यूज होता है, इसका वाइस वर्सा नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो खैर इसमें भी सही है, लेकिन दूसरी वाली जो चीज है ना वो अपोजिट है, कि यहाँ पे आप कहो कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो अभी फिलहाल आपके पास क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तो फिनोफ्लिन ही अच्छा इंडिकेटर होगा, इसलिए मिथाइल ऑरेंज वाले को तो मेरे को लगता है कि इसको तो हमें मार्क करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिनोफ्लिन अच्छा इंडिकेटर होगा। KMnO4 भी फालतू चीज लिखी है, वैसे भी KMnO4 कलरलेस से पिंक थोड़ा ना होगा। KMnO4 तो इनिशियली आपके पास बहुत इंटेंस कलर होता है, थोड़ा बहुत डार्क सा वॉयलेट सा कलर यू कैन से। तो ये तो क्या कलरलेस से पिंक, इसका तो कोई सेंस है ही नहीं। अब बचा फिनोफ्लिन। फिनोफ्लिन के बारे में ये फैक्ट आपने पढ़ा होगा कि फिनोफ्लिन को अगर आप देखो तो फिनोफ्लिन एसिडिक मीडियम में आपका कैसा रहता है? कलरलेस रहता है। एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहता है, जबकि फिनोफ्लिन अगर आप बेसिक मीडियम में लेके चलोगे तो बेसिक मीडियम में कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। तो ऑब्वियसली शुरुआत में आपके पास NaOH है, शुरू में ये पिंक होगा, फिर उसके बाद जब उसमें एसिड डाल दोगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो पिंक से कलरलेस हो जाएगा, ये कहने की कोशिश करेगा आपसे। वाइस वर्सा, अगर मान लो इसका अपोजिट मैंने लिया होता, जैसे अगर मान लो मैंने नीचे ले लिया होता क्या एसिड, वीक एसिड, ऊपर से मैं NaOH डाल रहा होता, तो इसके ऑप्शंस के हिसाब से तो मेरे को ऐसे चलना चाहिए। उस हिसाब से अगर करोगे तो स्टार्टिंग में कलरलेस होगा, बाद में पिंक हो जाएगा। बट मेन मुद्दा तो यही है कि भाई आपका फिनोफ्लिन बेसिक मीडियम में पिंक होगा, एसिडिक मीडियम में कलरलेस होगा। तो जब भी कभी आप इन दोनों का टाइट्रेशन करो तो इधर पिंक से कलरलेस और कलरलेस से पिंक होगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या होगा? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 आपसे कहता है क्या, दिस रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in 0.1 मोलर KCl solution to the solubility of AgCl in water। अच्छा सुनना, और KSP ऑफ वाटर आपको दे रखा है, देखो सुनना, ध्यान से सुनना। AgCl को जब आपने तोड़ा पानी के अंदर तो सॉलिड AgCl टूटा, Ag प्लस ऑन Cl माइनस आयन बनाया। लेट्स से इसकी सॉल्युबिलिटी इस केस में पानी के अंदर है, ये प्योर पानी में है, प्योर वाटर में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या बोलो? S और S। यहाँ से अगर KSP निकालोगे तो KSP विल बी इक्वल्स टू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन, दैट इज नथिंग बट S स्क्वायर। तो KSP विल बी इक्वल्स टू हो गया S स्क्वायर। तो इसका मतलब S क्या हो गया? S हो गया रूट ऑफ KSP। KSP आपको क्वेश्चन में कितना 10 पावर माइनस 10 दे रखा है, तो सॉल्युबिलिटी 10 पावर माइनस 5 आ गई। ये तो किस में आ गई? ये तो पानी में आ गई, ये तो वाटर में है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे, क्वेश्चन के सेकंड हाफ पे। सेकंड हाफ पे अगर आता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl पहले से पड़ा हुआ सॉल्यूशन में, जो K प्लस और Cl माइनस आयन में टूट गया। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है तो इसकी भी 0.1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से आने वाले Cl माइनस आयन कितने हैं? 0.1। अब AgCl बेचारा, बेचारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कम टूटेगा, ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये और भी कम टूटेगा। तो ये आपका Ag प्लस और Cl माइनस आयन में टूटने की कोशिश करेगा, बट यहाँ से बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ये वाले Cl माइनस आयन जाके इससे जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर मान लो इस केस में सॉल्युबिलिटी मानू S और S, तो यहाँ पे S ना लिख के S प्लस 0.1 लिखना पड़ेगा, कि S तो AgCl से आ रहे थे Cl माइनस आयन, और कुछ KCl से भी पहले से मौजूद हैं जो कि यहाँ आपके 0.1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो KSP का तो फॉर्म जो वैल्यू है 10 पावर माइनस 10, वो तो कभी नहीं बदलता, वो तो वैल्यू उतनी ही रहेगी। दैट विल बी इक्वल्स टू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इट इज S इंटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन इट इज S प्लस 0.1। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल्स टू हो गया S स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू यू कैन से S।
है ना। अब ऐसे कैलकुलेशंस में ना या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या करा करो, जब भी कभी एस स्क्वायर या फिर यू कैन से कि जब भी कभी एस क्यूब कभी लिखा हो, एस स्क्वायर कभी लिखा हो, तो उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया करो अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जनरली एस की वैल्यू 10⁻², 10⁻5, 10⁻10, 10 समथिंग होती है। तो 10 समथिंग कुछ लिखा है, उसका स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगा, क्यूब करोगे तो और कम हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए स्क्वायर वाले टर्म, क्यूब वाले टर्म्स को आप नेग्लेक्ट मार सकते हो। तो यहाँ से जब मैंने एस निकाला तो ये सॉलिबिलिटी आपके पास कितनी आ रही है, सॉलिबिलिटी आपके पास आ जाएगी कितनी, 10⁻9 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है 10⁻9 मोलर, ये किसमें, इन केसीएल। केसीएल के अंदर इतनी आ रही है, पानी के अंदर इतनी आ रही है। आपको रेशियो बताना था किस किस का, केसीएल वाला इज टू पानी वाला रेशियो, दोनों का रेशियो बता दो। तो रेशियो अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यू कैन से कि यहाँ लिख दो क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेशियो अगर आप निकालोगे तो दैट रेशियो विल बी इक्वल्स टू कितना, 10⁻9 तो आ रही है केसीएल में, 10⁻5 आ रही है इसमें, काटा पिटी किया तो ये आ गया कितना, 10⁻4। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, रेशियो आना चाहिए 10⁻4। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली, दैट इज 10⁻4। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 आपसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी। अच्छा, केपी केसी आपस में इक्वल कब आता है, आपको पता है केपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये होता है। डेल्टा एन जी आदि इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो जब भी कभी डेल्टा एन जी अगर जीरो हो जाएगा तो उस केस में केपी इज इक्वल्स टू केसी होगा। और जब भी कभी डेल्टा एन जी नॉट जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, अगर डेल्टा एन जी आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा तो केपी भी नॉट इक्वल्स टू केसी आएगा, है ना। तो मेरे को बस यही देखना डेल्टा एनजी आपका जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इसका डेल्टा एनजी निकालो तो डेल्टा एनजी कितना आ रहा है, इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो वो तो आ रहा है 2 - 1, दैट इज नंबर 1। ठीक है, और इस केस में डेल्टा एनजी निकाला तो वो कितना आया, वो आया 2 - 2, यहाँ से जीरो आ गया। इस केस में डेल्टा एनजी निकाला तो कितना आया, वो आया 2 - 2, ये 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, 2 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है, ये भी जीरो आ गया। इस केस में भी डेल्टा एनजी निकाला तो 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट है, 2 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट है, ये भी जीरो आ गया। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों में तो केपी इज इक्वल टू केसी आ जाएगा नीचे के तीन ऑप्शन में। ऊपर का ही एक ऑप्शन है जिसमें केपी इज नॉट इक्वल टू केसी आएगा, दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 आपसे कहता है कि अगर कोई ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन केसी अगर इतना है और किसी इंस्टेंट पे अगर ए बी और सी की कंसंट्रेशंस इतनी है, तो मेरे को बताओ ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है या इक्विलिब्रियम जाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू निकालते हैं। वो क्यू कैसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे के निकलता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर। लेकिन इसको ना जैसे के सी निकलता है बिल्कुल वैसे निकाला, लेकिन इसको मैं के नहीं बोलूंगा, मतलब के इक्विलिब्रियम नहीं बोलूंगा, केपी कैसे नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अभी ये पक्का नहीं है, हमें ये नहीं पता, ये थोड़ा डाउटफुल है कि ये इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। तो जब तक आपको पक्का ना पता हो कि इक्विलिब्रियम पे है, ये जो कंसंट्रेशन तीनों लिखी हुई है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन लिखी हुई है, तब तक हम इसे केपी कैसे नहीं बोल सकते। तो फिलहाल इसको मैं क्यू बोलता हूँ। ठीक है, तो Q का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 × 10⁻³ ये है, और 2 × 10⁻³ आपके पास ये है, डिवाइडेड बाई यू कैन से 2 × 10⁻³ का स्क्वायर, तो ये आ गया। ये काटापीटी करके ये तो कितना आ गया, 1 ही आ गया। तो अच्छा, फिर यहाँ से हम कंपेयर करते हैं कि जो गिवन वैल्यू ऑफ के है, केसी है, वो Q के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है या कम है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे Q आपका क्या आ रहा है, Q आपका ज़्यादा आ रहा है, K आपका कम आ रहा है। तो जब कभी ऐसा होता है कि मान लो Q आपका कम आ रहा है, K ज़्यादा आ रहा है, एक कंडीशन ऐसी हो सकती है। एक कंडीशन उल्टी हो सकती है कि आपका Q ज्यादा आ रहा है, K कम आ रहा है, तो हमारे रिएक्शंस ये चाहती हैं कि वो K से मैच करें। इस केस में तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ताकि K से मैच कर जाए। इस केस में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है ताकि K से मैच कर जाए। ठीक है ना, तो इस फिलहाल आपका ये वाला केस बन रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, Q ज्यादा आ रहा है, K कम आ रहा है, दैट्स वाई रिएक्शन किधर को जाएगी, रिएक्शन बैक साइड को जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। तो देखते हैं जरा क्या कहता है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में तो तब होता है जब Q इज इक्वल टू K आ जाता है। रिएक्शन है टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। रिएक्शन है टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और चौथा ऑप्शन क्या था, हैज गॉन टू कंप्लीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी कोई बात नहीं बनती है। दैट्स आंसर क्या होगा, आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही आना चाहिए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2024 आपसे कहता क्या है, देखो क्वेश्चन में पहले तो उसने हिंट दे दिया कि इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन है और इक्विलिब्रियम पे N2O2 और NO की कंसंट्रेशंस भी गिवन है। तो अगर इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करा हुआ है और 2NO इज गिविंग क्या, N2 + O2 ये रिएक्शन चल रही है, तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा N2 की कंसंट्रेशन इंटू O2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। अब N2 की कंसंट्रेशन कितनी है, N2 की है 3 इंटू 10⁻³ O2 की कंसंट्रेशन कितनी है, वो है 4.2 इंटू 10⁻³ और NO की कंसंट्रेशन कितनी है, NO की है 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ये चल रही है कहानी। ये हमने जो सॉल्व किया तो यहाँ से केसी निकाला, वो केसी जब आप निकालोगे दैट केसी विल कम आउट टू बी 1.607। एक बार मेरी कैलकुलेशंस आप रीवेरीफाई जरूर कर लेना, तरीके मेरे से सीखो, कहीं कैलकुलेशन एरर देखे तो अपने आप से भी करो, ठीक है। अच्छा, इसे लॉक कर दो भाई, केसी तो इस टेम्परेचर पे इतना मेंटेन है, केसी तो निकाल लिया। अब केसी नहीं बदलता, लेकिन रिएक्शन इसने बदल दी। रिएक्शन क्या बदल दी, उसने बोला सेम रिएक्शन हो रही है, सब कुछ सेम कहानी है, लेकिन इस वक्त मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे फिर से फ्रेश रिएक्शन लगाया और ये है 0.1 मोलर और ये 0 है। तो कह रहे फिर से फ्रेश रिएक्शन लगाई और उस वक्त मैंने एनओ कितना लिया, एनओ मैंने 0.1 मोलर ले रखा है। तो ऐसे में कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले ऐसे लिखते थे C00 C1 अल्फा C अल्फा। तो उस तरह से अगर मान लो ये 0.1 माइनस अल्फा लिखूंगा तो इसे अल्फा बाय 2 लिखूंगा, इसे अल्फा बाय 2 लिखूंगा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसा कह सकते हो। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो सॉल्व करूंगा तो अच्छा ये 0.1 था ना, तो इट विल बी 0.1 अल्फा बाय 2 0.1 अल्फा बाय 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं इसका केसी सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो केसी की वैल्यू तो 1.607 वो तो मेंटेन रहेगी, लेकिन वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0.1 अल्फा बाय 2 इंटू 0.1 अल्फा बाय 2 दिस होल डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस अल्फा, इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, देखना जरा क्या कि यहाँ से आप इसका क्या करो, आप इसको 0.1 से 0.1 काट दो, ठीक है, और इसका क्या कर देना, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्वायर और लगाना क्योंकि ये है ना, देखो एनओ का स्क्वायर होगा, तो इट विल बी स्क्वायर ऑफ दिस, ठीक है। तो ये 0.1 के स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर पूरा पूरा कट जाता है, ठीक। सॉल्व थोड़ा सा करने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा, मेहनत थोड़ा सा करना, जैसे मान लो एक तो ये 0.1 का स्क्वायर से दोनों 0.1 आपस में कट ही जाएंगे, ये आ जाएगा 1.607 इज इक्वल्स टू यू कैन से अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 और ये 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। 4 की इससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 1.607 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा 6.428 इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 6.428 निकालना, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू 2.535 2.54 ऐसा लिख लेना और यहाँ से फाइनली अल्फा निकाल देना। तो दिस अल्फा विल कम आउट टू 0.717। तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला पार्ट तो है, ये जो लास्ट में मैंने पिंक कलर से जो मैंने सॉल्व किया, तो सॉल्व करना थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, उसका तो कोई खैर विकल्प है ही नहीं। तो यहाँ से सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 0.717। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 आपसे कहता है क्या कि HA कोई वीक एसिड है जिसका परसेंटेज डिसोसिएशन इतना है और इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। तो आपको पता ही होगा, अगर कोई वीक एसिड है, मान लो HA है, वो अगर टूटा तो कैसे टूटा, H प्लस आयन और A माइनस आयन में, और इसकी कंसंट्रेशन C है 0 है, तो ये C1 माइनस अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखते थे तो उस हिसाब से यदि कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इतना, ठीक है, तो ऐसे में यू हैव टू कैलकुलेट दी Ka, you have to calculate the percentage dissociation is इतना, then you have to calculate the Ka। अच्छा, तो Ka अगर आप यहाँ से निकालो तो that will be C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। अप्रॉक्सीमेटली ये जो अल्फा होता है ना, ये अल्फा आपका नेग्लेक्ट कर दिया जाता है काफी पार्ट्स में, जब भी कभी आपके पास 5% से कम डिसोसिएशन हो रहा, अभी तो 1% हो रहा है, इस चीज से ये C कट जाएगा और यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ यू कैन से Ka अपॉन C, आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, मेरे को तो क्या निकालना था, मेरे को तो यहाँ पे Ka निकालना था ना, तो ये Ka क्या आ जाएगा, Ka इफेक्टिवली आपके पास आ जाएगा क्या, दिस Ka इज इक्वल्स टू क्या, C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो Ka विल बी इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर, C इज 0.1, अल्फा अल्फा कितना है, अल्फा 1% है, तो अगर परसेंटेज अल्फा आपके पास कितना है 1 है, तो अल्फा कितना होगा 1/100 होगा, ठीक है जी। तो दिस विल बी 1/100 का स्क्वायर। तो सब कुछ करने के बाद यहाँ से Ka आएगा 10⁻⁵, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, 10⁻⁵, दैट विल बी ऑप्शन नंबर C ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023 आपसे कहता क्या है, द एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। एसिडिक बफर कैसे बनता है, अरे भाई ये तो बिल्कुल थ्योरी है, ये तो देखते के साथ ही ऐसे क्वेश्चन तो टिक मार देने चाहिए आपको। एसिडिक बफर बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए एक वीक एसिड और उसी वीक एसिड का सॉल्ट, यू कैन से सॉल्ट ऑफ
दिस वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये होना चाहिए। और वाइस वर्सा बेसिक बफर अगर होता तो वीक बेस विद सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो फिलहाल अगर हम देखें तो हमें वीक एसिड चाहिए, उसी का सॉल्ट चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो ऑप्शन नंबर 1 में मेरे को दिख रहा है। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2023, आपसे कहता है क्या कोई ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज गिवन, आपसे कह रहा है कि 300 केल्विन पे डेल्टा जी नॉट बता दो। तो डेल्टा जी नॉट बताने के लिए पहले आपको केपी केसी के इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे केपी इज इक्वल टू केसी होगा सिंस डेल्टा एन जी जीरो है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से अगर आपने a प्लस बी इज गिविंग सी प्लस डी लिख रखा है, तो जो k होगा, k इक्विलिब्रियम चाहे उसे kp बोल लो चाहे kc बोल लो, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, वो होगा c इंटू डी डिवाइड बाई a इंटू बी, ये तो होगा। अब चारों की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी कितनी गिवन है, ये 10 गिवन है, एक 6 गिवन है, एक आपको 2 गिवन है, एक 3 गिवन है, काटा पीटी करके ये तो आपके पास 10 आ गया। ठीक है जी, तो के आपके पास 10 आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर डेल्टा जी नॉट निकालना तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -2.303 आर टी लॉग के। ठीक है, और ये के यही वाला के है, दैट इज के इक्विलिब्रियम। ठीक है, लॉग, ये लॉग कौन सा है, लॉग आपका लॉग 10 है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो -2.303 तो एज इट इज आ गया। आर आपको आंसर किस में चाहिए, कैलोरीज में चाहिए, कैलोरीज में चाहिए तो आर की वैल्यू 2 रख देना। टी, टी आपको 300 दे रखा है, लॉग कितना हो गया, लॉग 10 हो गया। तो ये तो आसान ही है, कैलकुलेशन तो आसान से ही लग रही है, काटा पीटी करके बड़ा आसानी से ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ से कैलकुलेशन करके इसको निकालना थोड़ी मेहनत करना, ये सॉल्व अपने आप भी करना एक बार और री वेरीफाई कर लेना मैंने सही किया कि नहीं। तो यार है -1381.8 कैलोरीज, ऐसा कुछ आ रहा है। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कौन सा, अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करोगे ये आपको किस ऑप्शन में दिखेगा, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। दैट्स माय आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022, आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है कि बफर बनाया गया, बफर में आपको सॉल्ट की और एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है, सॉल्ट है और ये एसिड है, दोनों की कंसंट्रेशन दे रखी है और आपसे कह रहा है पीएच बता दो। तो फॉर्मूला तो सिंपल होता ही है, पीएच बफर का पीएच, अगर एसिडिक बफर का पीएच निकालते हो तो क्या होता है, वो होता है पीकेए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसा होता है। ठीक है, इस हिसाब से अगर चलोगे तो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी के दैट विल बी 4.57 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, अगर इन दोनों को मिक्स करा गया है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कैसे निकाला जाएगा, आप सीधा सीधा, वैसे ऑथेंटिकली आपको 0.1 नहीं रखना चाहिए, लेकिन वो घुमा फिरा के 0.1 ही आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन वैसे क्या रखना चाहिए आपको, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट अगर निकालने को कोई बोलेगा तो करना M1V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, मिक्सचर की मोलारिटी है ना, मतलब आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्सिंग होने के बाद तो मोलारिटी कुछ और हो जाएगी। वो अगर आप चेक करोगे तो वो कितनी आएगी, सोचना, वो आ जाएगी आपके पास कितनी, 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई, यू कैन से 50 प्लस ये कितना है दूसरा, इसको भी कितना लिया, ईच ऑफ दिस एंड दिस 50 ml ईच ऑफ दिस एंड दिस, तो ये भी 50 है, 50 प्लस 50। तो अगर देखा जाए तो देखो, मान लो अगर मैं इस तरह से यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 50 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50, और सिमिलरली ये भी 50 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 50, 50 प्लस 50, मतलब ये डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कट ही जाता है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम तो हमेशा कट ही जाएगा। यहाँ से काटा पीटी करके सॉल्व करने की मेहनत अपने आप करें थोड़ी सी। ठीक है, और चेक भी करें मैंने सही किया है कि नहीं किया है, तो काटा पीटी करके मेरे को लग रहा है ये आसान कैलकुलेशन हो जाएगी, सब कुछ कट पिट के ये तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये तो 1 ही आ जाएगा, जिसकी वजह से पीएच कितनी आ जाएगी, पीएच आपके पास 5.57 हो जाएगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 5.57, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022, आपसे कहता है कि ये रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन का केसी आपको दे रखा है, आपको इक्विलिब्रियम पे O2 की कंसंट्रेशन दे रखी है और ओजोन की पूछी हुई है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया, बस ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको तरीका समझा दे रहा हूँ, सॉल्व करने की मेहनत अपने आप करना। जैसे केसी इज इक्वल टू क्या होगा, केसी विल बी इक्वल टू ओजोन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन O2 की कंसंट्रेशन का क्यूब, ऐसा होगा। तो केसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, केसी आपको गिवन है, इट इज कितना, 3 इंटू 10⁻59, बहुत हाई है, मतलब काफ़ी लो वैल्यू है, 10⁻59 तो बहुत कम हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। ए क्यूब, सॉरी ओजोन का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो, ओजोन तो हमें निकालना है। O2 का दे रखा है, O2 का कितना रखा है, 0.04, इसका क्यूब, ये होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करना, O3 की कंसंट्रेशन निकालना, दिस इंटू दिस करना और उसका रूट कर देना, ये थोड़ी मेहनत अपने आप करना, ये सॉल्व करने की मेहनत करो।
और सॉल्व करके चेक करो मैंने सही किया कि गलत किया, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं मेरी। सब कुछ काटा पीटी करके जो आ रहा है दैट इज 4.38 इंटू 10⁻32 ये आ रहा है। तो 4.38 इंटू 10⁻32 ये अगर चार ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करो तो कहाँ पे दिखेगा, ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 1 में। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022 आपसे कहता है कि 1% डिसोसिएशन हो रहा है एसिटिक एसिड 0.01 मोलर है, कह रहा है इसकी पीएच बताओ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो देखो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। जब वो टूटा तो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा CH3COO माइनस, इसमें टूटेगा प्लस H प्लस आयन अलग चल जाएगा। अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि 0.01 दे रखी है, अगर वो C है तो ये 0 है। जब ये C1 माइनस अल्फा होगा तो ये C अल्फा हो जाएगा, ये C अल्फा हो जाएगा, ऐसा होगा। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो तो कितनी हो गई, वो तो हो गई C अल्फा। क्वेश्चन में आपको C कितना दे रखा है 0.01, अल्फा कितना देखा 1%, 1% का मतलब हो गया 1/100, 1% का मतलब परसेंटेज अल्फा कितना होगा, परसेंटेज अल्फा इज 1%, तो अल्फा कितना हो गया 1/100। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻4 आ जाएगी। तो ऑब्वियसली पीएच विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ 10⁻4, तो पीएच विल कम आउट टू 4। तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपसे सॉल्व होने चाहिए, कैलकुलेशन भी आसान है, आपका आंसर आने चाहिए फटाफट फटाफट। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर 4 ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2022 आपसे कहता है क्या है कि ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन को देखें तो ये 1000 केल्विन पे हो रही है। अगर इस रिएक्शन का केसी आपको निकालना और केपी आपको पता है तो ये तो आसान है। देखो आपको केपी केसी का रिश्ता रिलेशनशिप क्या पता है कि केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी की पार्ट डेल्टा एनजी, वेयर डेल्टा एनजी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितने हैं, दो, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने, दो, और रिएक्टेंट कितना, एक। तो डेल्टा एनजी कितना हो गया, डेल्टा एनजी हो गया आपका 2 - 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये है कि केपी इज इक्वल्स टू केसी, मेरे को निकालना क्या है केसी। तो केपी अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं, केसी यहाँ पे मेरे को निकालना है, 1 सेकेंड, केसी मेरे को यहाँ पे निकालना है, तो इसको केसी को एज इट इज रहने दो। और आर कितना रख दूं, आर मैं रख दूं आपका जो ये लीटर बार में दे रखा है उसी को रख लेना 0.083, ठीक है। जो दे रखा है उसी वो यार मैंने यूज कर लिया, वरना अदरवाइज मेंशन तो कुछ भी नहीं है कि मेरे को लीटर बार में है, लीटर एटीएम में है, या फिर सॉरी हाँ लीटर एटीएम में, लीटर बार में या जूल वूल में सब्स्टिट्यूट करना। जो दे रखा है मैंने एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो इसको मैंने 0.083 मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। टी कितना दे रखा था, टी आपको 1000 केल्विन दे रखा था। डेल्टा एनजी कितना था, डेल्टा एनजी आपका 1 था। तो यहाँ से काटा पीटी करके ये केसी निकालो, ये सॉल्व करो, सॉल्व करने की मेहनत थोड़ी सी अपने आप करो, तरीका मैंने आपको बता ही दिया। सब कुछ करने के बाद ये जो आएगा ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻²। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 3.6 इंटू 10⁻², दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2021 आपसे कहता है क्या, ये डाई मिथाइल अमीन का पीके भी दे रखा है, एसिटिक एसिड का आपको पीके दे रखा है, और आपसे कह रहा है कि इनसे बनने वाला सॉल्ट डाई मिथाइल अमोनियम एसिटेट, इनसे बनने वाला जो सॉल्ट है उसकी पीएच निकालनी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया ये, वीक एसिड और वीक बेस से जो बना हुआ सॉल्ट है उस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा पी एच इज इक्वल टू 7 प्लस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ते थे याद होगा आपको, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस पी के बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। जब भी कभी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस आए तो हमेशा आपको यही फॉर्मूला लगाना है, 7 प्लस हाफ ऑफ पी के आपको क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है 4.77, पीके भी कितना दे रखा है 3.27। इसको काटा पीटी करना, सॉल्व करने की मेहनत थोड़ी सी अपने आप करें, चेक करें मैंने सही कैलकुलेशन करी है कि नहीं करी है, और यहाँ से पीएच निकालना, पीएच आई होप कितना आएगा 7.75। तो 7.75 शुड बी योर आंसर, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 आपसे कहता क्या है कि सुक्रोज में पानी डाला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, ये इक्विलिब्रियम है। कह रहा है केसी फॉर दिस रिएक्शन इज इतना, तो डेल्टा जी कितना होगा ये आपसे पूछता है। तो देखना सुनना, डेल्टा जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे तो, अगर आपको याद आ रहा हो तो वो क्या होता है, वो होता है, अच्छा ऊपर से जितने भी चार ऑप्शन दे रखे हैं जूल में दे रखे हैं, तो आर अगर सब्स्टिट्यूट करो तो जूल वाले सब्स्टिट्यूट करना। चलो ठीक है, ठीक है सुनना, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, वो क्या होता है, वो होता है आपका नेचुरल लॉग, यहाँ पे नेचुरल लॉग दे रखा है, ठीक है। तो इट विल बी माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, वेयर के इज द के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट हो गया माइनस आर, जूल वाला यूज करना तो इट विल बी 8.314। अच्छा ठीक है, और टी कितना है, टी क्वेश्चन में देखा 300। अच्छा के कितना है, नेचुरल लॉग 2 इंटू 10 पर 13,
ठीक है, तो मेरे को तो लगता है कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो ओरली बिना पेन चलाए आराम बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आउट ऑफ 4 ऑप्शन बस आप ढूंढने की कोशिश करो कि जो हमने लिखा है वो कहाँ दिख रहा है, वो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा। दैट्स आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4 ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 आपसे कहता है क्या, निकल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बतानी है आपको इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरा पूरा टूट जाता है कैसे, Na प्लस और OH माइनस आयन में। तो अगर मान लो कि अगर इनिशियली ये 0.1 था तब ये 0 0 थे, तो जब ये पूरा टूट गया तो ये 0.1 हो गया, ये 0.1 हो गया। अब क्या, अब दूसरी बात आती है किसकी, निकल हाइड्रोक्साइड की। अगर मान लो निकल हाइड्रोक्साइड भी इसी के बराबर में पड़ा हुआ है, तो निकल हाइड्रोक्साइड जनरली ग्रीन कलर के पीपीटी बनाता है, ग्रीन पीपीटी होते हैं इसके। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये जब टूटता है तो ये 100% नहीं टूटता है। ये मान लो टूटा निकल 2+ में प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन में। अगर सॉलिबिलिटी में S मान लो तो S यहाँ से आई, 2S यहाँ से आई, होता था ना, जैसे इसका 1 मोल बनेगा तो इसको 2 मोल बनेगा, तो सॉलिबिलिटी को अगर S मान लो तो इसको S मानूंगा, इसको 2S। अब क्या है, अगर ये दोनों चीजें एक ही बीकर में हो रही है तो ये वाले OH माइनस आयन आके इसके साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, और टोटल OH माइनस आयन कितने हो जाएंगे, 2S प्लस 0.1 ये हो जाएंगे। तो एक्चुअली में अब अगर आपको ये दोनों अगर रिएक्शंस एक ही बीकर में हो रही है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। अब अगर आपको KSP निकालना हो तो वो क्या होगा, निकल 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और यहाँ पे OH माइनस आयन टोटल OH माइनस आयन रखेंगे जो कि दोनों के समेशन करने के बाद आया। ठीक है, KSP आपको क्वेश्चन में दे रखा है क्या, KSP आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, इसमें आयनिक प्रोडक्ट लिख दिया, वैसे कोई बात नहीं, आप इसको KSP मान लेना। ठीक है, इस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है तो सैचुरेटेड पॉइंट होगा, सैचुरेटेड पॉइंट होगा तो KSP की ही बातें होंगी। ठीक है, आप 2 इंटू 10⁻15 इसको मान लेना, और यहाँ से मैं कहूँ तो इसे S मान लो, इसे 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर मान लो, ऐसा कर लो। अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ना आप क्या करो, अगर S या 2S या S स्क्वायर S क्यूब ऐसे टर्म्स आपको दिख रहे हो और वो किसी से एड अप हो रहे हो या सब्सट्रैक्ट हो रहे हो, तो इन टर्म्स को नेग्लेक्ट मार दिया करो, क्योंकि S बड़ा कम होता है, 10⁻8 10⁻13, जैसे अपने 4 ऑप्शन भी देख रहे हो, 10⁻13 10⁻8 10⁻13 के ऑप्शन आ रहे हैं, S बहुत कम होता है, जिसकी वजह से 0.1 के रिस्पेक्ट में तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मर्जी आपकी, नहीं करना हो तो मत करो, बाकी आप चाहो तो इसको क्यूबिक टाइप बना लो इक्वेशन, उसके बाद एस सॉल्व करो, तो वो थोड़ा पेनफुल हो जाएगा। आसान तरीका यही है कि आप क्या करो, थोड़ा स्मार्टली काम करोगे तो हमेशा एस को, एस अगर किसी से एडअप हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो एस को नेग्लेक्ट मार दिया करो। तो ये सब कुछ करने के बाद जब मैंने एस को नेग्लेक्ट मार दिया तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻15 इज इक्वल्स टू एस इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एस बड़े प्यार से निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻13। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻13। आउट ऑफ 4 ऑप्शन ढूंढोगे तो दिस विल बी ऑन दी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर आपसे कहता है कि इनमें से बेसिक बफर कौन बनाएगा, और रिएक्शंस किस किस की करा रहा है, CH3COH और NaOH की, HCl और NH4OH की, अच्छा HCl और NaOH की, और NaOH और CH3COH की। ओके, अब बेसिक बफर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक बफर बनाने के लिए आपको चाहिए एक वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ दिस वीक बेस, दिस वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी वीक बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस के आधार पे मैं इसको, इस ऑप्शन को तो काट दूं, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ वीक बेस दिख रहा है, ये मे भी शायद हमारा आंसर हो। यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, तो ये तो सॉरी नॉट दिस, कौन सा, NaOH है ना, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपसे कहूँ तो मेरे को तो कुछ सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को तो आंसर तो मिल गया। आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, क्योंकि वीक बेस तो सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो बड़ा आसानी से हो रहा है। वैसे अगर चाहो तो जेन्युइनली सॉल्व कर सकते हो, तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हो। तरीके से सॉल्व करोगे तो कैसे दिखेगा, आपके पास HCl है और आपने उसको NH4OH में से ट्रीट किया, ऐसा करके आपने रिएक्शन कराई तो बना NH4Cl प्लस पानी, ये बना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये आपके पास वीक बेस है, ये आपके पास एसिड है। इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपको इस क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, तो मोल्स अगर आप निकालोगे तो मोल्स या मिली मोल्स निकाल लेना, मर्जी आपकी। वो मोल्स या मिली मोल्स अगर आप निकालोगे तो वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 200 इंटू 0.1, 200 इंटू 0.1 करोगे तो ये 20 मिली मोल्स आ रहा है। तो ये 20 मिली मोल्स इसके दे रखे हैं, 10 मिली मोल्स आपको इसके दे रखे हैं, 10 मिली मोल्स इसके दे रखे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, इनिशियली ये दोनों जीरो थे, आफ्टर रिएक्शन ये खत्म हो जाएगा, इसका 10 मिली मोल्स आपके पास पड़ा रहेगा और इसका आपका 10 मिली मोल्स बन जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन आपके पास एक वीक बेस बचा और उसका सॉल्ट बचा, तो बफर की तरह का तो काम करेगा ही। ठीक है ना, तो मैंने आपसे बोला कि बिना सॉल्व करे भी हो रहा था, बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। दोनों ही तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली, दिस वन शुड बी योर आंसर।
दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2019 पेपर। आपसे कह रहा है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2O एंड HF। अरे भाई, कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए अगर कभी भी कोई एसिड आपके पास हो ना, सिंपली बस उसका हाइड्रोजन हटा दो, H प्लस आयन हटा दो, तो जो बना उसको उस एसिड का, अगर ये एसिड है तो ये उसको उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो अगर आपके पास जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे एक बार तो H2O दे रखा है, एक बार HF दे रखा है, जस्ट इनके हाइड्रोजन H प्लस आयन हटा दो। H प्लस आयन हटाने के बाद ये OH माइनस आयन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, H प्लस आयन हटाने के बाद F माइनस। तो इनके कॉन्जुगेट बेस कौन हो गए, OH माइनस और F माइनस। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर। आपसे कहता है कि 0.01 मोलर NaOH है, तो मतलब NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो आपको कितनी गिवन है, NaOH की कंसंट्रेशन आपको 10⁻² मोलर गिवन है। तो ऑब्वियसली OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, वो भी हो गई 10⁻², जिसकी वजह से POH कितना हो गया, POH हो गया 2। तो pH क्या होता है, POH होता है 14 माइनस POH, यही तो होता है, जिस हिसाब से pH कितना आ जाएगा, pH आ जाएगा 12। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 12। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, तो ओरली भी सॉल्व हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन तो। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर। आपसे कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस जैसा काम नहीं करता है। ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट कर पाते हैं, H प्लस आयन डोनर। और ब्रॉन्स्टेड बेसिस वो होते हैं जो H प्लस आयन एक्सेप्टर्स होते हैं, H प्लस आयन एक्सेप्ट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे HCO3 माइनस है, तो HCO3 माइनस आयन एक H प्लस आयन छोड़ भी सकता है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा, और एक H प्लस आयन ले भी सकता है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा। तो सिंस ये दोनों काम कर सकता है, इसलिए ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अगला अमोनिया की बात करूं, NH3, तो NH3 ने अगर मान लो एक H प्लस आयन कहीं से मिल गया उसे, तो वो NH4 प्लस आयन बन जाता है, और अगर उसने एक H प्लस आयन अपना छोड़ दिया तो वो NH2 माइनस आयन बन जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। HCl की बात करूं तो HCl को अगर आपने एक H प्लस आयन दिया या एक प्लस H प्लस आयन छोड़ने की कोशिश करे, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन छोड़ता है, जिसकी वजह से ये बन पाएगा। तो ये सिर्फ एसिड जैसा बिहेव करेगा, जबकि HSO4 माइनस ये भी दोनों तरह से बिहेव करेगा, ये H प्लस आयन छोड़ भी सकता है और ये H प्लस आयन एसिड भी कर सकता है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये भी आपका कैसा हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। ऐसे सब्सटेंस को एम्फोटेरिक बोलते हैं जो H प्लस आयन दे भी सके और ले भी सके। तो जो ऐसा है जो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बिहेव कर रहा है, एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, बेस जैसा बिहेव नहीं करेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दैट विल बी HCl। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2019 पेपर। आपसे कहते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ KF2 इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaF। तो ध्यान सुनना, आपके पास है क्या, NaF एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि पूरा पूरा टूट जाएगा Na प्लस और F माइनस आयन में। तो अगर ये इनिशियली आपके पास 0.1 पड़ा है तो ये 0 पड़ा है, जब ये 0 हो जाएगा तो ये 0.1 हो जाएगा और ये भी 0.1 हो जाएगा। कुछ समय के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद जो CaF2 है आपका, वो टूटेगा, और CF2 बेचारा थोड़ा कम टूटता है, क्योंकि देखो ना उसका KSP 10⁻11 के ऑर्डर में है, तो बहुत ही कम टूटेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम 2 प्लस आयन और ट्वाइस ऑफ OH माइनस आयन में वो टूटेगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को S मान लो तो ये 2S में टूटा। अब अगर ये दोनों काम एक ही बीकर के अंदर हो रहे हैं, तो एक ही बीकर के अंदर, अच्छा CaF2 है ना, सॉरी मैंने OH लिख दिया, इट इज CaF2 है ना। अगर ये दोनों काम एक ही बीकर के अंदर हो रहे हैं, तो ये जो F माइनस आयन है, ये वाले, ये कॉमन आयन इफेक्ट के हिसाब से ये इसके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि सब कुछ है तो एक ही बीकर में ना। तो कुछ F माइनस आयन यहाँ से आए, कुछ यहाँ से आए, टोटल F माइनस आयन की बात करूंगा तो वो तो मेरे को उस टोटल का दोनों का समेशन करके ही लिखना पड़ेगा जब भी कभी टोटल की बात होगी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर मैं KSP निकालूं तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैल्शियम 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इंटू F माइनस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो KSP आपको दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻11। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी निकालो, अगर ये S है, ये 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। तो क्वेश्चंस को मैं आपको कहूँ तो थोड़ा सा ना कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ऐसा कर दिया करो, अगर सॉल्युबिलिटी वाला टर्म कभी किसी के साथ एडअप हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना, तो उस S वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया करो, क्योंकि उसका आंसर ना बड़ा कम आता है। जैसे देखो चारों ऑप्शन ही देखोगे तो 10⁻10, 10⁻11, 10⁻8, तो बहुत कम है। तो 0.1 के रिस्पेक्ट में उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, जस्ट अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप कंसिडर कर भी लोगे तो थोड़ा पेनफुल होगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बाकी हो तो तब भी जाएगा सॉल्व। तो ये हो गया 5.3 इंटू 10⁻- कितना 11 इज इक्वल टू S इंटू कितना 0.1 का स्क्वायर। तो यहाँ से S निकाल देना, तो S आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻9, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आंसर कौन सा मिला, आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी। तो दिस वन शुड बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर। आपसे कह रहा है कि इन चारों में से किस सिचुएशन में आपका pH इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, pH इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब pH इज इक्वल टू 1 मतलब हो गया कि एसिडिक सॉल्यूशन, ये थोड़ा सा स्मार्टली सोचो इस बात को, एसिडिक pH इज इक्वल टू 1 है तो। और एसिडिक तब आएगा जब आपके पास, अगर आप HCl और NaOH की रिएक्शन करा रहे हो,
तो ये एक्सेस में होना चाहिए और ये लिमिटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऑब्वियसली NaOH एक्सेस में हुआ तो pH 1 कैसे आ जाएगा, फिर तो pH आपका 7 से ज्यादा आएगा। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है कहीं पे कि NaOH आपके पास एक्सेस में है, उन ऑप्शंस को तो देखते ही काट दो। अगर मैं देखूं तो देखो इन दोनों में देखना, ये आपके पास 60 ml 1/10 और 40 ml 1/10, तो इसमें तो HCl ही आपका एक्सेस में है, तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं। अगला देखो, अगले में देखूं तो ये 55 है, इसमें भी HCl वाला ज्यादा है, इसमें देखोगे तो इसमें भी HCl वाला ज्यादा है, इसमें बराबर है, ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। इन तीनों में से कोई सा हमारा आंसर हो सकता है। इन तीनों में से अगर आप चेक करोगे तो आपको क्या चेक करना होगा, दोनों के इक्विवेलेंट या फिर दोनों के मोल्स को या मिली मोल्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, और फिर उसके बाद फाइनल आपके HCl कितने बच रहे हैं उसको चेक कर लेना। जहां से भी आपके पास HCl आपके पास 10⁻1 बच रहे होंगे वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 10⁻1 अगर HCl बचेगा तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, pH इक्वल टू 1 ही आ जाएगा। तो ऐसा आपको कहाँ दिखेगा, ऐसा शायद आपको ऑप्शन नंबर सी में फिट हो जाएगी ये बात। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी में चेक करूं तो मिली इक्विवेलेंट आपके पास HCl के कितने हैं, मिली इक्विवेलेंट कह लो या मिली मोल्स कह लो, एक ही बात है क्योंकि एन फैक्टर तो 1 ही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 75 इंटू 1/5, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 15। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट अगर मैं कहूँ NaOH के कितने हैं, NaOH के मिली इक्विवेलेंट वो आपको दे रखे हैं 25 इंटू 1/5, जो कि कितना दे रखा है, जो कि आपको दे रखा है 5। तो मैं वही आपसे कह रहा था, दोनों में से दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट बच जाएंगे। रिमेनिंग मिली इक्विवेलेंट, जिसको आप रिमेनिंग मिली मोल्स भी बोल सकते हो HCl के, वो कितने आ गए, वो आपके पास आ गए 10 मिली मोल्स, ठीक है, 10 मिली मोल्स ही बोल दूं क्या सीधा, या फिर मिली इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, उसको मर्जी है आपकी। अब फिलहाल अगर मेरे को फाइनली मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग HCl निकालना हो, तो मोलारिटी ऑफ रिमेनिंग HCl कैसे निकलेगा, जो भी रिमेनिंग HCl के मोल्स हैं डिवाइड बाय रिमेनिंग टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपने 75 इसका ऐड किया था, 25 इसका ऐड किया था, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम 100 से डिवाइड करना पड़ा, तो रिमेनिंग मोलारिटी कितनी आ गई, 10⁻1 मोलर आ गया। तो बस आगे यहीं से pH इक्वल टू क्या होगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस 10⁻1 एंड pH विल बी इक्वल टू 1। तो इसी तरह से अगर आपको चेक करना हो तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 को भी चेक कर लेना। मेरे हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी से आ रहा है, दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018 पेपर, आपसे कहता है क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज इतना ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट द केएसपी ऑफ दिस। अच्छा सुनना, थोड़ा सी छोटा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है आपको, वो ये कि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दे रखा है। जनरली जो हम सॉल्युबिलिटी लेते हैं ना मोल पर लीटर में लेते हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को ना आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट करो। अगर ग्राम पर लीटर में 2.42 इंटू 10⁻³ है ग्राम पर लीटर, इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ ये बेरियम सल्फेट से डिवाइड कर देना। बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे रखा है 233, और इससे डिवाइड कर देना। ऐसा करने से आपके पास सॉल्युबिलिटी आ जाएगी, जो कितनी आ रही है, जो आ रही है 1.04 इंटू 10⁻5, ठीक है, 1.04 इंटू 10⁻5, जिसको अप्रॉक्सीमेटली चाहो तो 10⁻5 बोल देना, बट कोई बात नहीं, 10⁻5 से आगे टर्म दे ही रखा है आपको तो होगा। तो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट मान लो अब टूटा, कैसे टूटा, बेरियम 2 प्लस आयन में टूटा और सल्फेट आयन में टूटा। तो यहाँ से अगर सॉल्युबिलिटी S मानो, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S मानो, तो बेरियम सल्फेट का KSP अगर आपको निकालना पड़ जाए तो दैट KSP ऑफ बेरियम सल्फेट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यू कैन से बेरियम 2 प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, ऐसा कर देना। और ये आप कर देना क्या, एस स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर हो जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी देर के 1.04 इंटू 10⁻5, तो उसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है, 1.08 इंटू 10⁻10 ये आ रहा है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन इसको चूज करने की कोशिश करो, ये कहाँ दिख रहा है, ये तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिखेगा, दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर ए। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2018 पेपर, आपसे कहता है क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगा वो पूछ रहा है। तो ली चार्ट प्रिंसिपल के हिसाब से आपने सीखा होगा कि अगर मैं कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, तो उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है। आप जिसकी कंसंट्रेशन कम करोगे वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, आप बढ़ाओगे उसको कम करने की कोशिश करेगा, आप टेम्परेचर दोगे वो उसको कम करने की कोशिश करेगा, आप हीटिंग दोगे तो उसको कम करने की कोशिश करेगा, आप अगर उसको ठंडा करोगे तो उसको गर्म करने की कोशिश करेगा। ये सारी कहानी चल रही होती है, जिसे सबसे पहले तो ये पहचाना करो, जैसे ये डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है ना, तो इसका मतलब ये रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड हैज टू बी एंडो। तो टेम्परेचर की अगर मेरे से बात करो तो टेम्परेचर अगर आप हाई करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एंडोथर्मिक फेवरेबल होता है, जबकि टेम्परेचर अगर कम करते हो तो आपका एक्सोथर्मिक फेवरेबल होता है। इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर द ली चार्ट प्रिंसिपल, जिसकी वजह से अगर आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, टेम्परेचर अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो लो टेम्परेचर वाले हमारे आंसर होंगे, हाई टेम्परेचर वाले तो हमारे आंसर हो ही नहीं सकते, इन्हें तो देखते ही काट दो।
दूसरी बात आई प्रेशर की। प्रेशर की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस आपको 2 मोल ऑफ गैस दिख रही है। इधर क्या दिख रही है, इधर आपको 1 मोल ऑफ गैस दिख रही है। ली चार्ट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर चलते हैं तो अगर आप प्रेशर को कम करते हो तो वो ज्यादा मोल ऑफ गैस की तरफ जाता है, अगर आप बढ़ाते हो तो वो कम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की तरफ जाता है। आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो कम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस की तरफ जाए। दैट्स वाई आपको क्या लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा, लो टेम्परेचर लगेगा। आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017 2007 2003, ये तो बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, मतलब बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसका मतलब। अच्छा सुनना, ऊपर की 3 रिएक्शन को कैसे एडजस्ट करें सो दैट कि नीचे वाली इक्वेशन बन जाए। तो थोड़ा सोचो, देखो अपना पेन रख के साइड में, सिंपल सा बस सोचा करो पहले। अगर सोचूं तो देखो एक बात दिखाई दे रही है 2NH3 यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में। इसका मतलब मेरे को ये बात समझ में आया कि मेरे को इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर कहो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को तो रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा ताकि 2NH3 उधर चल जाए एंड 2H2 इधर आ जाए। ठीक है, उसके बाद NO आपको यहीं दिख रहा है, H2 आपको यहीं दिख रहा है। अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद दो 2NO दिख रहा है, 2NO ठीक है, 3H2O दिख रहा है, 3H2O आपको यहाँ सिर्फ सिंगल H2O दिख रहा है। तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को फिर मल्टीप्लाई बाय 3 भी करना पड़ेगा। तो मेरे को सारी बात समझ में आ रही है। करना क्या है, करना यह है कि पहली इक्वेशन को रिवर्स करो, उसमें इक्वेशन नंबर 2 तो एज इट इज ऐड कर दो, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 को क्या करना ना, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई बाय 3 करके ऐड करना। तो ये ऐसा करने से आपके पास अननोन इक्वेशन निकल जाएगी, जो आपके पास चौथी इक्वेशन है वो निकल जाएगा। तो जब भी कभी आपको कभी ऐसा करना पड़ता है तो सुनना मेरी बात, मान लो K4 आपको निकालना पड़े तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे एक इन तीनों को एडअप करना है। जब भी किसी 3 चीजों को एडअप करते हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिवर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, जब भी कभी रिवर्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 किसी भी इक्वेशन का रिवर्स करते हैं तो उसका K क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, और जब भी कभी इक्वेशंस को एडअप करते हैं तो उनके K मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये K2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और K3 का क्यूब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी कभी किसी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल उसके K पे वो पावर में चढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से K4 क्या होगा, K4 विल बी इक्वल्स टू K2 इंटू K3 का क्यूब डिवाइड बाय K1। ये मेरे को देखना पड़ेगा आउट ऑफ 4 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। वैसे तो अगर मैं देखूं तो मेरे को ऑप्शन नंबर 1 में ये चीज नजर आ गई। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर 1 ओनली। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017 पेपर, आपसे कह रहे हैं Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन बता दो। अगर आपके पास Ag2C2O4 ऑक्सिलेट है। अच्छा अगर इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और अच्छा Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताना है। अच्छा ओके ओके ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अगर आपके पास Ag2C2O4 सिल्वर ऑक्सिलेट है, ये जब टूटता है तो 2Ag प्लस आयन में टूटता है और C2O4 2 माइनस आयन में टूटता है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी को S मानो तो ये 2S होगा और ये S होगा। क्वेश्चन में आपको जो हिंट देखा है, अच्छा पहले सुन लेते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं KSP निकालूंगा तो दैट KSP विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू C2O4 2 माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो KSP किसके इक्वल हो जाएगा, KSP इक्वल्स टू हो जाएगा आपका S स्क्वायर, नहीं इनफैक्ट 2S का स्क्वायर इंटू एस। तो KSP विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4S क्यूब, ऐसा आ जाएगा। अब S के लिए आपको क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है, हिंट ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन है जो कि 2S है, वो एक्चुअली में आपको कितना दे रखा है, वो 2S का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2.2 इंटू 10⁻⁴। तो ऑब्वियसली S की वैल्यू कितनी हो गई, 1.1 इंटू 10⁻⁴। तो अगर यहाँ पे आप डाल देते हो KSP निकालने की कोशिश करते हो तो वो क्या हो जाएगा 4S क्यूब, तो मतलब 1.1 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करो, थोड़ी मेहनत करो, आंसर निकालो, मेरे को बताओ क्या आ रहा है। तो KSP आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाना चाहिए। इसको ढूंढोगे तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2017 पेपर, आपसे कहता क्या है कि आपके पास CO2 है, पहले से पड़ा हुआ है। अच्छा उसमें आपने SRO आपने डाल दिया, तो ऐसे में रिएक्शन क्या है, रिएक्शन बैक साइड डायरेक्शन में चलने लगेगा और वो CO2 कंज्यूम होने लगेगा। फिर आपसे कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास जो CO2 वो कंज्यूम होने लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा। मूवल पिस्टन फिटेड द कंटेनर, ठीक है, मूवल पिस्टन आपका डिक्रीज करते करते नीचे आ जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जब CO2 का प्रेशर आपका मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ओके ओके अच्छा, तो इसका मतलब है कि जब आपके पास Kp आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा,
वैसे इसको मैक्सिमम नहीं, इसको मिनिमम वॉल्यूम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास पहले CO2 कुछ था, ठीक है, कुछ इसके मोल्स थे फॉर एग्जांपल, फिर उस CO2 के जो मोल्स थे उनको आपने धीरे 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 ग्रेजुअली डिक्रीज करा होगा, उसको कंज्यूम करवा दिया होगा, ये हो रहा होगा। मेरे हिसाब से तो मिनिमम बोलना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, उस बात पे नहीं चलते, मेन बात तो ये है, मूल मुद्दा तो ये है, कह रहा है कि ये जो जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा ये आपको बताना है, अगर इनिशियली वॉल्यूम 20 लीटर है तो सुनो, आपको ये पता है कि अगर ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, अगर ये काम हुआ, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका जो Kp होगा, दैट Kp विल बी इक्वल्स टू क्या, अगर इसी को Kp एज इट इज लिख दूं, दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओनली, अगर इसी इक्वेशन के रूप में लिखूं जैसा दे रखा है, ठीक है। अदरवाइज चाहो तो इसका इन्वर्स करके भी लिख सकते हो, 1 बाय Kp इज इक्वल्स टू 1 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बट फिर भी आएगा तो वही। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना आ गया आपके पास 1.6, तो 1.6 आपका पार्शियल प्रेशर है एट दी एंड आपके पास प्रेशर ऑफ CO2 इतना होगा। इनिशियली आपके पास प्रेशर ऑफ CO2 कुछ और था। अच्छा, ड्यूरिंग ऑल दी प्रोसेस आपको पता है कि पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को हमने छेड़खानी नहीं करी, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा कि नहीं, ये तो आप मानते हो कि नहीं, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो बॉयस लॉ जैसा लॉ लगाया जा सकता है CO2 पे, मतलब P1V1 इक्वल्स टू P2V2 को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास P1V1 आपको क्वेश्चन में दे रखा था, P1 कितना था, पहले CO2 का प्रेशर 0.4 था, ठीक है ना, यही तो CO2 का प्रेशर पहले 0.4 ATM था। V1 कितना था, V1 आपके पास ATM कर देने से, V1 कितना था, V1 आपके पास 20 लीटर था। तो ऐसे में P2 आपको निकालना है, दैट इज 1.6 ATM, P2 आपको 1.6 ATM बनाना है। तो ऐसे में पूछ रहा है कि इस वक्त V2 कितना होगा, तो सिंपली यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन अगर आप ढंग से क्रैक कर लेते हो तो क्वेश्चन है तो आसान, मतलब सॉल्व करने करने पे आओ तो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। बस ये है कि आप इसकी लैंग्वेज समझ के इस बात को समझना। मैं फिर से आपको बोलूं इसने क्या किया, इसने ऐसा किया कि आपके पास CO2 इनिशियली कुछ कुछ था, इनिशियली CO2 का वॉल्यूम इतना था, इनिशियली CO2 का यू कैन से कि प्रेशर इतना था, ठीक है। फिर उसके बाद वो CO2 को उसने SRO उसमें डाल दिया, तो SRO और CO2 आपस में कंज्यूम हो जाएंगे, वो CO2 को खा जाएगा, मतलब उसे कंज्यूम कर लेगा, कंज्यूम करके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, जिसकी वजह से CO2 का प्रेशर कुछ और हो गया, वो कितना हो गया 1.6 ATM हो गया। तो कह रहा है जिस वक्त वो 1.6 ATM होगा उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा, तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा 5 लीटर। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना 5 लीटर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर, आपसे कहता है कि क्या कि परसेंटेज ऑफ pyridine that form this pyridinium ion, okay, in इतना aqua solution of pyridine is K if Kb is इतना, okay, ठीक है। सुनना, आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाए गए होंगे कि आपके पास अगर मान लो कोई बेस है, वीक बेस है, वीक बेस अगर मान लो एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो वीक बेस के पास आके वो H प्लस आयन आके बैठ जाता है और ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ऐसे केस में अगर आप अल्फा निकालने की कोशिश करोगे तो वो कितना आ जाता था, वो आ जाता था अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन सी, ये ओसवाल्ड डिलीशन लॉ कहलाता है, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन सी अगर मैं कर देता हूँ तो रूट ऑफ Kb आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁹ और सी कितना दे रखा है 0.1। यहाँ से मैंने अल्फा निकालूंगा तो अल्फा आपके पास आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁴। मेरे को निकालना परसेंटेज अल्फा, परसेंटेज अल्फा निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कितना आ जाएगा 0.0134%, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, दैट्स वाई आपके पास आंसर क्या आ जाना चाहिए 0.013, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, दिस वन। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर, आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है कि आपके पास NaCl पड़ा हुआ है। NaCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि पूरा पूरा Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा। अगर ये 0.1 था तब ये 0 था, जब ये 0 हुआ तो ये 0.1 हुआ और ये भी 0.1 हुआ। इसमें अगर मैं कहूँ कि इसी सिचुएशन में AgCl और आके इसके साथ बैठ गया, AgCl जब आता है तो आपको पता है Ag प्लस और Cl माइनस आयन में टूट जाता है, जिसकी वजह से जो Ag प्लस आयन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं सॉल्युबिलिटी यहाँ की S मान लूँ, इसकी सॉल्युबिलिटी S मान लूँ, तो ओवरऑल ये Cl माइनस आयन आके इससे जुड़ जाएंगे और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये बैक साइड चले जाएगा और AgCl की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। यही तो होता है कॉमन आयन इफेक्ट। आपने क्या सीखा, अगर ये दोनों रिएक्शन सेम एक ही बीकर में चल रही हैं तो Cl माइनस आयन यहाँ भी है, Cl माइनस आयन यहाँ भी है। ओवरऑल अगर मेरे से कोई पूछे Cl माइनस आयन कितने पड़े हुए हैं तो S प्लस 0.1 बोलना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से अगर मैं KSP निकालूंगा दैट KSP ऑफ AgCl इज नथिंग बट इक्वल्स टू Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन। Ag आप ध्यान से सुनो, तो आपको सॉल्युबल प्रोडक्ट दे रखा है, वो कितना दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ये दे रखा है। तो ये हो गया S और ये हो गया S प्लस 0.1। अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए ना S अगर किसी में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया करो, क्योंकि S की वैल्यू बड़ी कम होती है, तो 0.1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जा सकता है जिस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप इसका क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करो तो भी आंसर उतना ही आएगा,
तो कुल मिला के इसको सॉल्व करना, इस x को तो नेग्लेक्ट कर ही दिया, फिर तो बस कितना बचा s इंटू 0.1 बचा, 0.1 इससे डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो आंसर क्या आ गया 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 9, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर। आप ध्यान से देखना आपको कह क्या रहा है। आपको ना ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन ल्यूइस बेस जैसा काम करेगा। ल्यूइस बेस की तरह काम कौन करता है, जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। तो आप क्या करो, आप इसमें ना सबका शेप ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करना। मैं हमेशा बताता हूँ स्टेरिक फैक्टर निकालो करो, सबसे पहले स्टेरिक फैक्टर निकाला करो। स्टेरिक फैक्टर कैसे निकलता है, जो भी सेंट्रल एलिमेंट है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पकड़ा करो और उसमें कितने मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम होता है जिनका +1 या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया करो। और फिर लोन पेयर कैलकुलेट किया करो। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट होगा, स्टेरिक फैक्टर को माइनस किया करो नंबर ऑफ अटैचमेंट से। ये मैं हमेशा ये फॉर्मूला बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ऐसा करने से लोन पेयर और स्टेरिक फैक्टर पकड़ में आ जाएगा, फिर सब कुछ दिखाई देने लगेगा। जैसे अगर मैं एक एक करके सबकी बात करूँ, SiF4 तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवेलेंट 4 डिवाइड बाय 2, ये तो आ गया 4। लोन पेयर निकालोगे तो लोन पेयर आपके पास कितना आ गया, नंबर ऑफ अटैचमेंट भी है 4, दैट्स वाई तो 0 आ गया। तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर तो वो होगा जिसमें कोई लोन पेयर होगा। BF3 की बात करूंगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, मोनोवेलेंट 3 डिवाइड बाय 2, ये तो 3 आ गया। लोन पेयर काउंट करूंगा तो स्टेरिक फैक्टर 3 आ रहा है, नंबर ऑफ अटैचमेंट भी कितने हैं वो भी 3 है, दैट्स वाई ये भी कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। PF3 की बात करूंगा तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवेलेंट 3 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी 4। लोन पेयर कैलकुलेट किया तो स्टेरिक फैक्टर माइनस नंबर ऑफ अटैचमेंट जो कि आ गया 1। तो इसके पास एक लोन पेयर है। तो एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फॉस्फोरस है, इसके पास 3 तो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडेशन और एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर की वजह से ये ल्यूइस बेस जैसा काम करेगा। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2016 पेपर। आपसे कहता क्या है कि अगर मान लो दो सॉल्ट है, एक है My और एक है NY3, दोनों का KSP अगर सेम है तो कह रहा है दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम है कि नहीं, Ki डालने से सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी, ये सब बातें पूछ रहा है। आपसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है आपसे। ध्यान से सुनना जरा। आपको एक काम कर सकते हो, देखो अगर मान लो मैं दोनों की सॉल्युबिलिटी को A या B या S मान लूं फॉर एग्जांपल, तो आपको होता है My जब टूटता है तो वो कैसे टूटेगा, वो टूटेगा आपका M प्लस में और Y माइनस में। अगर सॉल्युबिलिटी को S मानो तो KSP किसके इक्वल हो गया, KSP S स्क्वायर के इक्वल हो गया। S अगर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ KSP होगा। इसका मतलब है कि जो KS ये होगा सॉल्युबिलिटी वो क्या आएगी 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13। वो कह रहा है दोनों का KSP बराबर है तो दोनों की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो KSP से सॉल्युबिलिटी तो निकाली जा सकती है, इसकी भी निकाली जा सकती है और दूसरे की भी निकाली जा सकती है। दूसरा कौन है, NY3 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, N3 प्लस में और 3 टाइम्स दी Y माइनस में टूटेगा। सॉल्युबिलिटी को अगर S मानो तो यहाँ S यहाँ 3S, तो इसका KSP अगर निकालूंगा तो KSP क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसकी सॉल्युबिलिटी दैट इज S इंटू इसकी सॉल्युबिलिटी का क्यूब दैट इज 3S का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा, KSP यहाँ से आपके पास आ जाएगा 27S की पावर 4। तो अगर आपको यहाँ से सॉल्युबिलिटी S निकालनी पड़ी तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये जो KSP था इसकी वैल्यू कितनी थी 6.2 इंटू 10 पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 27 और यहाँ पे चढ़ जाएगा पार में आपका 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे S निकाल सकते हो। तो अगर दोनों से सॉल्युबिलिटी निकालोगे ना तो आपको ये बात नजर आ जाएगी दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी, किसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम आएगी। तो ऑब्वियसली ये वाला सॉल्युबिलिटी का वैल्यू हायर आएगा। चाहो तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाल भी सकते हो। ये जो S आएगा सॉल्व करके 6.2 को मैं क्या करूँ 27 से डिवाइड करूँ और इसको क्या कर दूं, ऐसा लिख दो। देखो दोनों को डिवाइड करोगे ना, डिवाइड करके आ रहा है 0.2296 को मैंने लिख दिया 0.02296 और इसको बना दिया 10 पावर माइनस कितना 12 बना दिया मैंने, 13 से ना 12 कर दिया, पॉइंट इधर ले गया मैं। और ऐसा करके अब इसका करूं पावर 1/4। अगर ऐसा करता हूं तो ये कितना आ जाता है, ये आप अगर करोगे ना सॉल्व इसकी पावर 1/4 तो ये आपके पास आ रहा है 0.389 और ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 3। ठीक है, तो ये आ रहा है एग्जैक्टली वैल्यू सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में वैल्यू सॉल्व करने के लिए आपसे बोला ही नहीं है। अगर आप इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना चाहते छोड़ दो उसे, आप सॉल्व मत करो। ठीक है, और मेरा भी एक बार वेरीफाई कर लेना मैंने सही किया कि कुछ गड़बड़ करा, बट कोई बात नहीं। मेन मुद्दा इस बात का था, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी निकाली, यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकाली, दोनों में से कौन सी हायर वैल्यू आई कौन सी लोअर वैल्यू आई, आपको दिखेगा ये हायर वैल्यू है, ये हायर वैल्यू है 10 पावर माइनस 3 के ऑर्डर में आ रहा है, ये लोअर वैल्यू है। इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, NY3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है।
और इसने एक ऑप्शन ऐसा दे रखा था कि दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो कह रहा है मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ My इज लेस देन NY3, ठीक है, NY3 से ज्यादा है, ठीक है, तो NY3 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, यही कहना चाह रहा है ना, तो इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो गया। वैसे तो आंसर तो यहीं से मिल गया, बाकी और ऑप्शंस को आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। सुनना क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ Ki टू बोथ ऑफ देम विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, ये तो गड़बड़ बोल रहा है। देखो सोचो मैंने कुछ Ki डाल दिया तो Ki क्या होगा, K प्लस और I माइनस में टूट जाएगा, अब ये I माइनस आके इससे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे I माइनस की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, और जब ये कंसंट्रेशन आपकी हाई हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बैक साइड को जाने लगेगी, तो इस वजह से मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि अगर ये बैक साइड को जाने लगेगी तो आप कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ My डिक्रीज कर जाएगा। तो ये कह रहा है विल हैव नो इफेक्ट, ये तो गड़बड़ है, दोनों में ही बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी Ki डालने पे घटेगी, कम हो जाएगी। अगर कह रहे मोलर सॉल्युबिलिटी My एंड NY3 आर सेम, ये भी सेम तो है ही नहीं ना, अलग अलग है भाई, सेम तब होता है अगर दोनों का फॉर्मूला सेम बन रहा हो, तो ये भी S2 ये भी S2, अब एक बन रहा है S2 और एक बन रहा है आपका 27 की पावर 4, तो दोनों के सेम S कैसे आ जाएगा, KSP अगर सेम है तो गारंटी नहीं कि दोनों का S भी सेम होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा कह रहा है कि My and NY3 आर मोर सॉल्युबल इन 0.5 मोलर Ky देन द प्योर वाटर, अभी तो बताया कि Ky डालने पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन जो आ रहा है आउट ऑफ 4 ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन सी शुड बी योर आंसर। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2015 पेपर। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो कह रहा है एसिडिक बफर इनमें से कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए आपको, वीक एसिड चाहिए और सेम सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सॉल्ट चाहिए विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इसको सॉल्ट चाहिए। तो अगर यहाँ पे देखो तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है, ये वीक एसिड है, ये उसका सॉल्ट है, और तीसरे में भी अगर देखें तो फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज आल्सो वीक एसिड। बट इसकी अगर बात करें HClO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इवन H2SO4 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, HNO3 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो ये तो इतना स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट अगर आप लेके चलोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर सॉल्ट लेके चलोगे तो वो थोड़ा ना आपका बफर जैसा बिहेव करेगा, तो ये ऑप्शन आपका बफर जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो वो यही पूछ रहा था कौन नहीं बिहेव करेगा, तो दैट विल बी लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। दिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे कहता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा जो आसानी से अपने कैटायन एनायन में टूट जाए, जो कि अपने आयंस जनरेट कर दे सॉल्यूशन में। तो एक्वा सॉल्यूशन में जो आयंस जनरेट कर देगा फिर उसके आयंस इधर उधर घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ HCl ही है, HCl विद स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये दोनों तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, ये वीक एसिड है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये थोड़ा ना टूटेंगे इतना। जो सबसे ज्यादा टूटेगा वो सबसे ज्यादा आयंस क्रिएट करेगा, और जो सबसे ज्यादा आयंस क्रिएट करेगा ऑब्वियसली उसी की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे हाई होगी। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे कहता है व्हाट इज द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्स्ड। अगर ऐसा है दोनों के आपने एक एसिड और बेस को आपस में मिक्स किया है, तो ऐसे में आप ऐसा कर सकते हो, दोनों में से आपको जो ज्यादा लग रहा है ज्यादा में से कम वाले इक्विवेलेंट को माइनस कर दो। फिलहाल अगर इनफैक्ट अगर सेम है तो इक्विवेलेंट की जगह पे हम मोल भी बोल सकता हूँ, आप मोल या मिली मोल को आपस में बराबर कर दो, काट दो, तो आप कह सकते हो कि रिजल्टिंग मोलैरिटी आपको दिख रहा है NaOH ज्यादा है HCl कम है, तो NaOH जो आपके पास रिमेनिंग NaOH होगा जो बचेगा उसकी मोलैरिटी अगर आपको निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, बचे हुए मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बचे हुए मोल्स कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय ये कैन से V1 प्लस V2 ये होगा, जिसमें से अगर आप देखो तो V1 V2 तो आपस में बराबर ही हैं, जिस वजह से इफेक्टिवली आ जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाय 2, तो वो कितना आ गया 0.1 माइनस 0.01 डिवाइड बाय 2, तो 0.1 माइनस 0.01 डिवाइड बाय 2, this will give you कितना 0.09 by 2, 0.09 by 2 will give you 0.045 मोलर। ये आपके पास आ गया क्या NaOH की कंसंट्रेशन, और NaOH की कंसंट्रेशन अगर इतनी आ गई तो pH क्या होगा, pH होगा माइनस लॉग ऑफ दिस वैल्यू 0.045। इसको लॉग की वैल्यू थोड़ा दे देनी चाहिए थी, वैसे यहाँ पे pH यहाँ से सॉरी दिस इज POH नॉट pH, POH यहाँ से कैलकुलेट किया तो POH कैलकुलेट करने पे आ रहा था 1.35। एक बार आप इसको सॉल्व करके अपने आप भी चेक कर लेना, सॉल्व करके ये 1.35 आ रहा है, और pH निकालने के लिए आपको पता ही है 14 में से माइनस करना पड़ेगा,
तो 1.35 को आप pH निकालने के लिए 14 में से माइनस कर दो, दिस विल गिव 12.65। ठीक है, तो वैसे तो सही है, सब कुछ आसान क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा फॉल्ट यही लगता है कि भाई लॉग की वैल्यू बच्चों को अगर नहीं याद होगी तो बच्चा थोड़ा सा फंस सकता है। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, लॉग की वैल्यू अगर नहीं पता है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इसको कौन सा ऑप्शन से मैच कर दूं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12.65। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे कहता है कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है ये, और आपको इसका के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो ये तो बहुत आसान है, अगर कभी भी किसी भी नंबर से अगर आपने किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से ए जो था वो आपका बी बना रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका के इज के, अगर मैंने पूरी रिएक्शन को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी में n नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नया वाला k डैश होगा ना, दैट विल बी पुराने वाले k का स्क्वायर। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना उसको पार में चढ़ा देना। इस हिसाब से अगर देखें तो यहां से यहां आने के लिए आपने क्या करा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस हिसाब से जो नया वाला k होगा वो पुराने वाले की पार हाफ होना चाहिए, या फिर कह लो कि पुराने वाले का रूट होना चाहिए। तो नया वाला k डैश विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ k, या तो रूट ऑफ k लिखा होगा या फिर k की पार हाफ लिखा होगा, तो वो कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे कह रहा है इफ द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 1.6 into 10 power 12, then at equilibrium the system will contain mostly reactant, mostly product, similar amount of reactant product, all reactants। सुनना ध्यान से, है क्या ना, आपको ये आप पूरा चैप्टर याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जितना भी चैप्टर पढ़ा ना, मैक्सिमम टाइम आपने 10 पावर माइनस समथिंग कुछ देखा है, पावर में हमेशा माइनस देखा है, यहाँ पावर में प्लस लिखा है, तो ये तो बड़ा अटपटा है, ऐसा तो बड़ा रेयरली कभी कभी देखने को मिला। इससे ये बात समझ में आई कि अगर कभी भी आपके पास 10 पावर प्लस समथिंग कुछ लिखा है तो इसका सेंस ये है कि दिस इज वेरी हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू। और इतनी हाई वैल्यू का मतलब होता है कि रिएक्शन इज ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट, रिएक्शन ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास रिएक्टेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, जो भी बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बचेगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, ये तो बड़ा रटा रटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया इसने भाई, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट का ये एक्सप्रेशन बड़ा फेमस है, ये आपको आना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट का ये एक्सप्रेशन तो बड़ा फेमस है, क्या होता है, -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, ये बड़ा फेमस इक्वेशन है। तो जस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फेमस इक्वेशन उसने एक क्वेश्चन बना दिया, और सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर मार्क कर सकते हो। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2015 पेपर, आपसे कहता है क्या है, आपके पास है एक बार सिल्वर क्रोमेट, एक बार AgCl है, एक बार AgBr है, एक बार AgI है। अच्छा ठीक है, कह रहे सबके केएसपी आपको पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल मोल्स ऑफ Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड क्रोमेट आयंस। ओके, इनमें से कौन है जो आपका सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में, ये ध्यान से मेरी बात सुनो, होता क्या है ना, जिसकी सॉल्युबिलिटी लो होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे लीस्ट होगी, वो आपका फर्स्ट प्रेसिपिटेट आउट करेगा। ठीक है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी, सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट होगी, वो ऑब्वियसली आपका सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट करेगा। तो बस सिंपल सा आपका फंडा इतना ही है कि आप सबकी सॉल्युबिलिटी S निकाल लो। जैसे कि अगर मान लो इन सभी की सॉल्युबिलिटी निकालने बैठोगे तो Ag2CrO4 ये जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2Ag प्लस में और CrO4 माइनस में, ठीक है ना, CrO4 2 माइनस में। तो अगर ये 2s और s में टूटता है तो इसका जो KSP का फॉर्मूला आया जो कि 1.1 into 10 power minus 12 दे रखा है, ये एक्चुअली में 4s क्यूब के बराबर आ जाएगा, दैट इज 2s का स्क्वायर इंटू s, दैट इज 4s क्यूब। और s अगर निकालोगे तो दैट विल 1.1 into 10 power minus 12 डिवाइड बाय 4 का रूट, क्यूब रूट। ठीक है ना, तो ऐसा आपके पास यहाँ से s निकल के आएगा। ठीक है, तो ये s निकाल लेना। ठीक है, और चलिए अगर आप बाकी सब का भी निकालोगे तो बाकी सब में तो खैर डायरेक्ट भी कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि जो AgCl है वो कैसे टूटेगा, Ag प्लस और Cl माइनस आयन में। तो ये अगर सॉल्युबिलिटी S मान लूं तो S स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा KSP जो कि है 1.8 into 10 minus 10। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा रूट ऑफ 1.8 into 10 power minus 10। ठीक है, सिमिलरली
अगर मैं AgBr को तोड़ूंगा तो AgBr का हो जाएगा S इज इक्वल टू, सेम ही तो टूटेगा S और S में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻13 का रूट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं AgI को तोड़ूंगा तो AgI को जब मैं तोड़ूंगा तो वो भी ऐसे Ag प्लस और I माइनस में टूटेगा। इस हिसाब से इसका भी S स्क्वायर इज इक्वल टू इसका KSP, और यहाँ से अगर S निकालना होगा तो S विल बी अंडर रूट ऑफ 8.3 इंटू 10⁻17। तो बस अगर आप इतने से भी कंपेयर कर लो, पूरा पूरा नहीं भी सॉल्व करो, तो एक S आ रहा है इतना रूट ऑफ दिस, एक आ रहा है रूट ऑफ दिस, एक आ रहा है आपका रूट ऑफ दिस, और अगला आ रहा है आपका क्यूब रूट ऑफ दिस। इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे, इन तीनों में से सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट कौन होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे हाईएस्ट आएगी। अगर आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे, सबसे हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इसकी आएगी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पे दिखेगी, और ऑब्वियसली जिसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट आउट होगा। दैट्स व्हाई आंसर क्या होना चाहिए, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी दिस वन, ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कह रहा है कि N2 3H2 के साथ रिएक्ट होकर 2NH3 बना रहा है प्लस हीट। तो एक तरह से देखा जाए तो इधर को ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बैक साइड में ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कह रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करो। तो सबसे पहले अगर ये टेम्परेचर की बात करता है, टेम्परेचर की बात कर रहा है क्या, टेम्परेचर की बात तो कर रहा है लास्ट ऑप्शन में। अगर टेम्परेचर की बात करता है, टेम्परेचर के लिए हम बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक फेवरेबल होता है, और टेम्परेचर अगर आप कम करोगे तो एक्सोथर्मिक फेवरेबल होता है। टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सोथर्मिक फेवरेबल होता है। तो आपको एक्सोथर्मिक फेवरेबल कराना तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो लास्ट ऑप्शन में टेम्परेचर कम करने की बातें तो कर रहा है, ठीक है, सही बात है। अगला लास्ट ऑप्शन को ही अगर चेक कर लो पहले, अगर ये ऐसी बात कर रहा तो लास्ट ऑप्शन में एक हाफ अगर सही हो गया, दूसरे हाफ को भी चेक कर लो। इंक्रीजिंग द प्रेशर, देखो जी यहाँ पे आप अगर चेक करो तो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास टोटल 4 मोल ऑफ गैस है, प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल ऑफ गैस है। तो अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो कम मोल ऑफ गैस की तरफ जाता है, कम करते हो तो ज्यादा मोल ऑफ गैस की तरफ जाता है। हमें क्या चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो कम मोल ऑफ गैस की तरफ जाए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। दैट्स व्हाई अगर आप देखो तो लास्ट ऑप्शन से ही मैच कर गए, तो लास्ट ऑप्शन में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कहता है कि डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का दे रखा है, आप इसका केएसपी बता दो। तो अगर इस तरह की कोई रिएक्शन है तो केएसपी एक तरह से के इक्विलिब्रियम में तो होता है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला सीधा क्या होता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -2.303 यू कैन से आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम जब कोई सॉल्ट का के इक्विलिब्रियम है तो उसको मैं केएसपी भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से लिख सकते हो, इसको लिख दो +63.3, ठीक है, ये लिख दो -2.303। आर कितना आपको 8.314 दे रखा है, 8.314 ही ले लो ये। अच्छा, लेकिन ये किलो जूल में है, ये जूल में है, या तो दोनों जूल वाले लो या फिर दोनों को किलो जूल में लो, ठीक है। तो इसको भी किलो जूल में ले लेते हैं, आर वाले को, आर को ले लो 8.314 इंटू 10⁻³ आर इतना हो गया। टी कितना हो गया, टी आपको क्वेश्चन में दे रखा तो 25, तो उस हिसाब से टी हो गया 298 केल्विन, और फिर हो गया लॉग ऑफ केएसपी। ऐसा करके जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो यू गेट द आंसर, लॉग केएसपी निकल जाएगा। इनफैक्ट केएसपी निकल जाए तो वो केएसपी आएगा 8 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो ऐसा सा कुछ निकल के आएगा। तो थोड़े ये सॉल्व करने की मेहनत अपने आप करना, मैंने तरीका आपको बता दिया है। ये सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 10⁻12 आ जाएगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। दिस शुड बी योर आंसर। दिस क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2014 पेपर, आपसे कहता है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट पीएच किसका आएगा, और आपको ऑप्शंस में 4 सॉल्ट दे रखे हैं। तो 4 सॉल्ट में से अगर आपको ढूंढना हो कि किसका हाईएस्ट पीएच आएगा तो आपको सॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता हो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट अगर कभी होता है तो वो तो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, उसकी पीएच तो फिक्स है, उसकी पीएच तो 7 आती है। लेकिन कभी आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, उसका सॉल्ट बना हुआ हो, तो इसकी पीएच ये एक्चुअली एसिडिक हो जाएगा। जो चीज स्ट्रॉन्ग हो ना उसके जैसा बोलना। अगर वाइस वर्सा अगर आपके पास मान लो वीक एसिड हो लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और इसकी पीएच क्या आएगी, 7 से ज्यादा आएगी, और इसकी पीएच क्या आएगी, 7 से कम आएगी। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है, इन सबको अगर मैं लिखूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, किसका, KOH प्लस HCl का सॉल्ट है। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। इसको भी अगर देखूं तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और लास्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन की अगर बात करूं तो CuOH होल ट्वाइस, ये आपका वीक बेस होता है, ठीक है। तो वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये NaOH से मिलकर बना है, NaOH और H2CO3 से,
NaOH और H2CO3 में बात करोगे तो वीक एसिड है, और जबकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यही केस है जिसके अंदर एक्चुअली में आपका स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ है, मतलब ये वो केस है जहां पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। तो ये होगा बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई सबसे हाईएस्ट पीएच तो इसकी आनी चाहिए। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013 पेपर आपसे कहता क्या है कि कोई लैक्टिक एसिड है, कोई एसिड है, उसमें उसकी कंसंट्रेशन इतनी है, उसका परसेंटेज अल्फा इतना, तो बताओ उसका के कितना है। तो ये तो आपने सीखा होगा, कोई एसिड आपके पास है तो वो मान लो एच और ए माइनस आयन में टूट गया, तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सी है तो ये 0 है, जब ये सी 1 माइनस अल्फा होता है तो ये सी अल्फा होता है, ये सी अल्फा होता है। यहाँ से अगर के निकालते हैं तो के सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा हो जाता है। इस वाले अल्फा को कर देते थे हम नेग्लेक्ट, और सी से सी काट देते तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाता था, अल्फा आ जाता था अंडर रूट ऑफ के अपॉन सी। अच्छा मेरे को अल्फा नहीं निकालना, मेरे को तो फिलहाल आपका के निकालना है, तो के क्या आ जाता था, के आ जाता सी अल्फा स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो के ए सी कितना है 0.1, अल्फा कितना है, अल्फा है 3.7 डिवाइडेड बाय 100 और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब परसेंटेज अल्फा 3.7 है तो ऑब्वियसली अल्फा कितना होगा 3.7 डिवाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करना, ये थोड़ी सी मेहनत अपने आप करो, वैसे तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है। इसको सॉल्व करो, यहाँ से के निकालना, दैट के विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी कितना 1.4 इंटू 10⁻⁴, एक्चुअली 1.36 के आसपास आएगा, जो 1.4 अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूँ। तो 1.36 इंटू 10⁻⁴, वो तो मेरे को ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए मेरा जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, दैट्स व्हाई आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013 पेपर आपसे कह रहा है KW अगर आपका ओरिजिनल वैल्यू से जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में 55 टाइम्स हो जाए, मतलब KW कितना हो जाए, नॉर्मली कितना होता है 10⁻14 होता है, कह रहा है 55 टाइम्स हो जाए, तो ये KW की वैल्यू है। अगर KW की वैल्यू इतनी आती है तो कहता है कि इस हिसाब से पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन कितना होगा। तो आप ध्यान से सोचो, जब 10⁻14 होता था, 10⁻14 होता था, तो यहां से जब मैं पीएच निकालता था, मतलब यहां से अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि ये जो 10⁻14 है एक्चुअली H प्लस आयन के स्क्वायर के इक्वल होता है, और यहां से जब मैं H प्लस आयन निकालता हूं तो वो आपके पास रूट ऑफ 10⁻14 आ जाता है, जिससे आपके पास पीएच कितना 7 आ जाता है, क्योंकि H प्लस आयन आपके 7 आ जाएंगे। तो ये तो रफ सी बात करी मैंने। फिलहाल अगर सेम बात मैं यहां करूं तो आपके पास जो H प्लस आयन का स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू 55 इंटू 10⁻14, तो इसका स्क्वायर, तो H प्लस आयन कितने आ जाएंगे, H प्लस आयन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 55 इंटू 10⁻14, ये हो जाएगा। तो इसका आप पीएच निकाल दो ना, पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ यू कैन से 55 इंटू 10⁻14 की पावर हाफ, ये हाफ चाहे तो आगे ले जाना, इसको सॉल्व करना, ये मेहनत अपने आप करो, तरीका मैंने आपको सिखाई दिया। तो यहां से पीएच सॉल्व करना, पीएच विल कम आउट टू बी 6.13। The answer for this question must be 6.13. That is option number D. This one. This particular question is from NEET 2013 पेपर, ये थोड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया इसने, जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरीके का सवाल है। मान लो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा हुआ है, वो टूटा और वो टूटा कैल्शियम 2+ आयन और CO3 2- आयन बना दिया। अब मान लो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी AA मान लो, ये AA में टूट गया, और फिर उसके बाद आपके पास साइमल्टेनियसली इसी बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट भी टूट रहा है, वो टूटेगा कैल्शियम 2+ आयन और ऑक्सलेट आयन अलग आ जाएगा, जिसकी वजह से बी और बी में टूट जाएगा। अगर मैं टोटल करूं तो देखो कैल्शियम 2+ आयन दोनों जगह नजर आ रहा है, यहां भी और यहां भी, तो टोटल बीकर के अंदर कैल्शियम 2+ आयन कितने आ गए, A+ भी आ गए। तो अगर इस तरह से आपके पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा होता है, साइमल्टेनियस रिएक्शन चल रही होती है, जो भी कॉमन आयन दिखता है उसके ऑब्वियसली टोटल कंसंट्रेशन दोनों तरफ लिखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस हिसाब से अगर मैं ऐसा काम करने के बाद फाइनली अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे कैलकुलेशन करूं, तो मैं कह सकता हूं कि KSP ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का KSP अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो दैट विल बी इक्वल टू कैल्शियम 2+ आयन कंसंट्रेशन इनटू कार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन। तो वो क्या हो जाएगा, KSP आपको इसका दे ही रखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, वो कितना देखा 4.7 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना A+ B डिवाइडेड बाय इंटू A। और दूसरी तरफ KSP ऑफ ऑक्सलेट, इसका अगर मैं आपसे बात करूं तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू कैल्शियम 2+ आयन इंटू ऑक्सलेट आयन, ये सा हो जाएगा C2O4 2- आयन, ठीक है। तो KSP ऑफ दिस इज नथिंग बट इसका KSP कितना 1.3 इंटू 10⁻9, ठीक है। और कैल्शियम को मैं बोल रहा हूँ A+ B, ठीक है, और ये कितना है B। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से A और B सॉल्व आउट हो जाएगा। सबसे पहले तो A और B का डिवाइड ही कर दो आपस में, तो A अपन B डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4.7 डिवाइडेड बाय 1.3, दिस विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3.6,
तो ये 3.6 के बराबर आ जाएगा आपका x अपन वाई। ठीक है, x अपन वाई कह दिया या a अपन बी जो आप कह रहे हो। अच्छा, तो a अपन बी तो आपका इतना आ गया। अब यहाँ से a निकाल के वापस इसमें डाल दो या x में डाल दो और a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल लेना। तो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ a एंड b जब मैंने निकाला तो वो कितनी कितनी आ रही थी, ये थोड़ा मेहनत आप अपने आप करना, मैंने तरीका आपको सिखा दिया। सॉल्व करो, मेहनत करो, a और b निकालो। a मेरे पास निकाल के कितना आ रहा है, a मेरे पास निकाल के आ रहा था ये आ रहा है 6.048 इंटू 10⁻⁵, जबकि b कितना आ रहा है, b मेरे पास आ रहा है 1.3 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, b मेरे पास इतना आ रहा है, नहीं सॉरी b निकालना ना मेरे को, तो b, एक सेकेंड, b जो आ रहा था सॉल्व करके वो कितना आ रहा है, b आपके पास आएगा, दिस विल बी 1.68 इंटू 10⁻⁵। अब आपको पूछा गया था क्वेश्चन में कैल्शियम 2+ आयन कंसंट्रेशन, इसका मतलब कैल्शियम 2+ आयन कंसंट्रेशन में तो a प्लस b है, तो इन दोनों को समेशन कर दो, इन दोनों का समेशन करोगे आ जाएगा 7.728 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो थोड़ी कैलकुलेशन करने की मेहनत अपने आप करना, तरीका मैंने आपको सिखाई दिया है। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए 7.728 इंटू 10⁻⁵, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप पहुंचना, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013 पेपर, आपसे कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka दे रखा है किसी एसिड का और आपसे pH 5 दे रखे, तो कह रहा है सॉल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, मतलब ये रेशियो कितना होगा। तो आपको पता है बफर का फॉर्मूला जब भी लगता है तो pH इज इक्वल टू क्या होता है, pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसा होता है। तो इसमें अगर मैं आपसे कहूं तो pH आपको दे रखे कितनी 5, pKa कितनी दे रखा है, pKa अगर Ka आपका 10⁻⁴ है तो pKa कितना हो गया, pKa हो गया आपका 4 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ऐसा हो गया। ठीक है, यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो ये सब्ट्रैक्ट करके आ गया 1, तो 1 इज इक्वल टू हो गया क्या, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसा हो गया। अब ध्यान से मेरी एक बात को सुनना, log 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 1 को मैं सीधा सीधा log 10 लिख सकता हूं। तो log 10 इज इक्वल टू हो जाएगा log सॉल्ट अपॉन एसिड, ऐसा हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूं तो सीधा सीधा रेशियो क्या आ जाएगा, सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास सीधा सीधा वैल्यू आ गई 10, तो दैट्स वाई ये 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 10:1। तो दैट्स वाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी 10:1। दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2012 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, आपसे कहता है कि A2 B2 बना रहा है 2AB और ऐसे में बताओ मेरे को कि Kc कितना होगा। तो ये तो बड़ा आसान है, आपको अगर ये रिएक्शन पता ही है तो Kc क्या होगा, Kc विल बी इक्वल्स टू AB की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A2 की कंसंट्रेशन इनटू B2 की कंसंट्रेशन। ये सब कुछ डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जस्ट यहाँ पे डाटा पुट कर दो तो आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³। तो ऐसा करके ये सारा कैलकुलेशन करके, ये थोड़ा सा मेहनत आप अपने आप करना, तरीका मैंने आपको बता दिया। तो तरीका मैं सिखाता हूँ, आप मेहनत अपने आप करो, थोड़ा कैलकुलेशन अपने आप करो, मेहनत करो और आंसर निकाल के देखना। आंसर आ जाएगा आपका Kc विल कम आउट टू 0.62। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी 0.62। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2012 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, कह रहा है बफर में कांस्टेंट एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे मैनेज होती है। वो ऐसे मैनेज होती है कि जो भी आप एक्सटर्नल H+ आयन डालते हो ना, वो एक्चुअली में पहले से जो CH3Cu- आयन पड़ा होता है उससे मिलकर CH3COH बना देता है, और दूसरे वाले केस में जो आप एक्सटर्नल OH- आयन डालते हो वो पहले से मौजूद NH4+ आयन के साथ मिलकर NH4OH बना देता है। और ये CH3COH और NH4OH कैसे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस बन जाता है। तो दिस गिव्स अनआयोनाइज्ड एसिड और बेस ऑन रिएक्शन विद एडेड एसिड और एल्कली। तो मेरे को तो यही ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर ए ओनली। This particular question is from medical entrance exam 2012 paper, आपसे कह रहा है equimolar concentration of the following substance were prepared separately, the pH of the highest pH will be किसका, इनमें से किसका pH सबसे highest होगा। ओके सुनना, ऑब्वियसली आप अगर आप pH की बात करते हो और ये सब सॉल्ट है तो हाईएस्ट pH कब आएगी, ऑब्वियसली तब आएगी, बेसिक सॉल्ट कब होता है, बेसिक सॉल्ट तब होता है जब आपके पास कोई वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस में से भी जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। ठीक है, पीएच की वैल्यू उतनी ज्यादा हायर होगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो अगर मैं इन सब की बात करूं तो सब में कौन कौन से बेसिस यूज हो रहे हैं जरा उनको देखूं। तो यहाँ पे पहला जो बेस यूज हो रहा है, फर्स्ट बेस कौन सा यूज हो रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा बेस कौन यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH होल थ्राइस। तीसरा बेस कौन यूज हो रहा है, एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड वैसे ही वीक होता है।
अगला कौन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, ये भी ज्यादा खास नहीं है। तो जो इन चारों में से सबसे मोस्ट बेसिक देखोगे वो कौन होगा, जो सबसे ज्यादा मेटेलिक होगा। और सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन होगा, टॉप टू बॉटम में सबसे नीचे कौन रहता है, बेरियम। दैट्स वाई ये आपके पास मोस्ट बेसिक है। और जो मोस्ट बेसिक से मोस्ट बेसिक जो चीज है उससे जब आप सॉल्व बनाओगे तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका सॉल्व भी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी BaCl2। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2011 पेपर। आपसे कहता है कि आपके पास क्या सिचुएशन है। ये सिचुएशन है कि मान लो आपके पास किसी बीकर के अंदर Ag+ आयन पहले से पड़े हुए थे, आपने ऊपर से उसमें से Cl- आयन डाल दिया। जो Cl- आयन डाले वो अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट है HCl, तो वो आ जाएंगे 0.1 मोलर। 0.1 मोलर आपने Cl- आयन उसमें डाल दिए। तो जब ये प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगा, करे व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन Pb2+ आयन बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे Ag+ आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो ये समझो कि अगर मान लो इसके Ksp का एक्सप्रेशन लिखूं AgCl का, तो वो क्या होगा, Ag+ आयन इंटू Cl- आयन, ऐसे ही होगा। तो Ksp तो इसका उसने फिक्स कर दिया, कितना है 1.8 इंटू 10⁻10, ये तो कभी बदलता नहीं है। Ag+ आयन कितने होंगे अगर मैं इसको 0.1 रखूं, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो अगर आप Cl- आयन अगर 0.1 प्रोवाइड कर दो तो उस वक्त Ag+ आयन कितने होंगे, तो होंगे 1.8 इंटू 10⁻9। ये आ जाएगा आपके पास आंसर। इस वक्त इक्विलिब्रियम में या फिर कहो कि रिएक्शन के अंदर Ag+ इतने मौजूद होंगे। सिमिलरली वाइस वर्सा दूसरे के लिए भी सेम कहानी अगर करें। दूसरे के लिए क्या है, PbCl2। PbCl2 का Ksp का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कैसे बनेगा, Pb2+ आयन इंटू Cl- आयन का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो इसका अगर मैं बनाता हूँ सेम कहानी कहता हूँ, और यहाँ से अगर मैं Pb2+ आयन निकालता हूँ तो दैट Pb2+ आयन विल बी इक्वल टू Ksp ऑफ PbCl2 जो कि है 1.7 इंटू 10⁻5 और डिवाइडेड बाय Cl- आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। Cl- मैंने कितना लिया था 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो आ रहा है 1.7 इंटू 10⁻3 मोलर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्या, Pb2+ आयन। अब इसको ढूंढो जरा, आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको कहां पे ये दिख रहा है कि Ag+ आयन तो है 1.8 इंटू 10⁻9 और Pb2+ आयन है आपके पास 1.7 इंटू 10⁻3। तो वो आपको कहां दिख रहा है, वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। दैट्स आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2011 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही करना। ये आपका NO है। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि N2 है, O2 है, ये आपस में रिएक्ट करके 2NO बना रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको दे रखा है कि 2NO है और O2 है, ये आपस में रिएक्ट करके 2NO2 बना रहे हैं। और मेरे को बनाना क्या है, जो मेरे को इक्वेशन बनानी है वो क्या है, NO2 इज गिविंग हाफ N2 प्लस O2। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 बनाने के लिए ऊपर वाले दो इक्वेशन के साथ क्या करूं, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है NO2 प्रोडक्ट साइड पे दिख रहा है, जबकि मेरे को चाहिए रिएक्टेंट साइड पे। ये N2O2 आपको यहाँ रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, जबकि ये प्रोडक्ट साइड पे चाहिए मेरे को, है ना। दिख रहा है रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन मेरे को चाहिए प्रोडक्ट साइड पे। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि मेरे को दोनों इक्वेशन का रिवर्स तो करना पड़ेगा, रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कहूँ कि रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ इक्वेशन 1 प्लस रिवर्स ऑफ इक्वेशन 2, रिवर्स ऑफ इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर दो। लेकिन सिर्फ रिवर्स करके ऐड करने से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करो तो देखो यहाँ 2 NO2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 NO2 लिखा है, यहाँ एक N2 लिखा है, यहाँ पे आपके पास हाफ N2 लिखा है। तो ऑब्वियसली रिवर्स करने के बाद, ऐड करने के बाद उसने डिवाइड बाय 2 भी किया होगा। ठीक है, तो ये आपने फैक्ट सीखा होगा कि अगर कभी आपके पास किसी रिएक्शंस को एड अप करते हो, पहले तो रिवर्स सुनो, किसी रिएक्शंस को अगर आप रिवर्स करते हो तो उनका K क्या हो जाता है, उनका K इनवर्स हो जाता है। ठीक है, और फिर अगर उन दोनों को एड अप कर देते हो तो उनके क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी पार में हाफ भी चढ़ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ K1 इंटू K2, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप आंसर देखो तो आंसर क्या पहुंचेगा, आंसर ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 1 बाय K1 K2 का पार हाफ। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2011 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आपसे कह रहे हैं इन सब में से कौन सा लीस्ट बिहेव करेगा लुईस बेस की तरह। लुईस बेस वो होता है जिसके पास या तो लोन पेयर हो या फिर आपके एटलीस्ट एक नेगेटिव चार्ज हो। अगर आप H2O का डायग्राम देखो केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको याद होगा यहाँ पे 2 लोन पेयर होते थे। अमोनिया का डायग्राम देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ तो यहाँ पे
3 लोन पेयर होते थे, OH माइनस आयन के अंदर तो है ही OH माइनस, है ना। तो मैंने बोला जब भी कभी लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो लीस्ट बेस होता है। तो जो आपको जहां पे कोई लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा वो तो कौन है, BF3। बल्कि BF3 के अंदर तो एक एम्प्टी ऑर्बिटर होता है, और एम्प्टी ऑर्बिटर की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीजें तो कैसी होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, तो बेसिक नहीं होगा। तो BF3 आपका नॉन बेसिक होगा। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2011 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आपसे कहता है क्या है कि आपके पास है NH3, आपके पास है NH4 प्लस आयन, तो Kb भी दे रखा है, बस आपको pH बताना है। तो ये तो क्या हुआ, ये तो बफर बन गया। अगर वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो दिस विल एक्ट एज बफर। और बफर का pH निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला आपने सीखा है, PUH इज इक्वल टू क्या, PKb, क्योंकि ये बेसिक बफर है ना, पहले POH निकालेंगे, लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, ऐसा कर लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आपको POH निकालना है। PKB कितना होगा, PKB होगा आपका इसका लॉग कर इसका माइनस लॉग कर लो, तो माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁵, इसको सॉल्व करना, तो 5 माइनस लॉग 1.8 हो जाएगा, दैट विल कम आउट 4.74। तो 4.74 के आसपास ही आ रहा होगा, तो 4.74 तो ये आ गया, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज नथिंग बट कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, वो कितनी हो गई 0.2, और बेस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.3, कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वही सॉल्ट की भी कंसंट्रेशन होती है, तो 0.2 तो ये हो गया, और बाकी बेस की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे रख दी। तो ये थोड़ी सी मेहनत करना, मेहनत अपने आप करो, सॉल्व अपने आप करो, तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ से POH निकाला, तो POH आपके पास आ रहा है 4.56, तो pH कितना आ जाएगा, 14 में से माइनस कर दो POH को, 14 में से जब आपने माइनस किया तो pH आ गया, तो pH विल कम आउट टू बी 9.43। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 9.43। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2011 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आपसे कहता क्या है कि आपसे कह रहा है डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है तो इसका मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड में एंडो है। आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन ऑफ XY4 बने, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवाना है। तो आपको ये बात पता रखी होगी कि अगर टेम्परेचर को अगर कभी बढ़ाते हो तो एंडोथर्मिक फेवरेबल होता है, और टेम्परेचर को अगर कभी कम करते हो तो एक्सोथर्मिक फेवरेबल होता है। ठीक है, तो अगर मेरे को एक्सोथर्मिक वाला फेवरेबल कराना, मेरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये तो हमारे आंसर हो नहीं सकते, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर वाला मेरा कोई सा आंसर होगा, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर होगा। उसके बाद क्या, दूसरी चीज क्या, अबाउट प्रेशर। प्रेशर के बारे में क्या बोलते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस मोल ऑफ गैस की तरफ जाएगा, और अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो मोर मोल ऑफ गैस की तरफ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास 5 मोल ऑफ गैस है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ गैस है। आपको अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो लेस मोल ऑफ गैस की तरफ जाना है, लेस मोल ऑफ गैस की तरफ कब जाएगा, जब प्रेशर बढ़ाओगे। तो इस वजह से आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर लो करना पड़ेगा। दैट्स माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम 2010 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। देखना जरा, आपसे कहता क्या है, कहता है कि कोई रिएक्शन चल रही है 2A प्लस B इज गिविंग 3C प्लस D। तो अगर इस रिएक्शन में इनिशियली मान लो ये अगर 1 मोल पड़ा हुआ है, ये अगर 1 मोल पड़ा हुआ है, वैसे मोलर है, कोई बात नहीं, हम मोलर से भी कर लेंगे, मोल से कहना चाहो मोल से भी कर सकते हैं। आप इसको पर लीटर मान लो और 1 मोल कह लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये 0 है। कुछ समय के बाद इस 1 में से अगर मान लो 2x जाएगा, तो इस 1 में से x जाएगा, और यहाँ पे 3x बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका 2 मोल जाता है तो इसका 1 मोल जाता है, इसका 3 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है। तो अगर इसमें से 2x जाएगा तो इसमें x जाएगा, और इसमें 3x बनेगा और इसमें x बनेगा। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगा जिससे ये x पकड़ में आ जाएगा। वो क्या दे रखा है, d आपका कितना है 0.25, इसका मतलब x कितना है, d तो x है ना, और x तो d है, तो इसका मतलब है कि x कितना दे रखा है 0.25। तो x अगर 0.25 दे रखा है तो उस हिसाब से 0.25 हो गया, ये 3 इंटू 0.25 हो गया, ये 1 माइनस 0.25 हो गया, और ये 1 माइनस 0.25 इंटू 2 हो गया। तो इस तरह से इंडिविजुअल वैल्यूज आपको मिल जाती है। इसकी वैल्यू 0.5 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको 0.75 मिल जाएगी, इसकी वैल्यू आपको 0.75 मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू तो आपको 0.25 मिल गई है। ठीक है, तो कुल मिला के सारी कहानी कहने के बाद फाइनली अगर आप यहाँ से Kc निकालोगे तो दैट Kc विल बी c की पावर क्यूब और d डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू b, ऐसा होगा। तो ये वैल्यूज जब आपने यहाँ पे रखी तो यहाँ रखा 0.75 का क्यूब, यहाँ पे रखा 0.25, यहाँ पे रखा आपने a स्क्वायर दैट इज 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे रखा आपने 0.75। ये सब काटापीटी करना, ये मेहनत अपने आप करो सॉल्व करने की। अच्छा, सॉल्व तो ये करा ही नहीं रहा, ये तो सिंपली बस मैच ही कर रहा है। तो इनको अगर मैच करने की कोशिश करोगे तो आउट ऑफ ऑल दी 4 ऑप्शंस मैच कहां पे कर जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी पे मैच कर जाएगा। इसका क्यूब इंटू 0.25 डिवाइड बाय स्क्वायर स्क्वायर इंटू 0.75। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 पेपर। आपसे कह रहा है B माइनस और HB का
अगर कंसंट्रेशन बराबर हो जाए और के भी आपको दे रखा है 10 पर -10, तो पीएच कितना होगा? तो ये तो बफर वाला क्वेश्चन हो गया। आपको पता है पीओएच, बेसिक बफर का फॉर्मूला क्या होता है? पीओएच, पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है? पीकेबी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस, नीचे बेस की कंसंट्रेशन, ऊपर की कंसंट्रेशन, ऊपर आपके सॉल्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पीओएच इज इक्वल टू क्या हो गया? पीओएच इज इक्वल टू हो गया पीकेबी प्लस लॉग ऑफ नीचे बेस, बेस पे रखेंगे बेस की कंसंट्रेशन, बेस कौन है? बी माइनस, ऊपर उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन है? एच बी। ठीक है, तो नीचे बेस रखा मैंने, ऊपर उसको कॉन्जुगेट एसिड कह लो या फिर कह दो सॉल्ट। तो ये दोनों तो आपस में बराबर ही कह रखे हैं, तो इनको तो काट ही दिया मैंने। यहां से जब मैंने सॉल्व किया तो पीओएच इज इक्वल टू कितना आ गया? पीकेबी आ गया। और केबी आपको कितना दे रखा था? 10 पर -10, तो पीकेबी कितना हो जाएगा? 10। तो इसकी वजह से पीओएच कितना आ जाएगा? 10। तो पीएच कितना आ जाएगा? पीएच होता है 14 माइनस पीओएच, दैट इज नथिंग बट 14 माइनस 10, पीएच विल कम आउट टू बी कितना? 4। This particular question is from medical entrance exam 2010 paper. In which of the following KC and KP are not equal? इनमें से इक्वल किसमें नहीं है? आपको पता है KP KC का रिश्ता क्या होता है? KP is equals to KC, RT की पावर डेल्टा NG। और जब भी कभी ये डेल्टा NG अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो ऐसे में KP और KC आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें डेल्टा NG नॉन जीरो हो रहा होगा। इसमें देखोगे तो डेल्टा NG 0 हो गया, देखो दिख रहा है ना, 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट, 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट, इसमें 0 हो गया। इसमें अगर चेक करोगे तो इसमें आपके पास क्या है? 2 मोल गैसियस प्रोडक्ट, 2 मोल गैसियस रिएक्टेंट, इसमें भी डेल्टा NG 0 हो गया। इसमें भी 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, 2 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इसमें भी डेल्टा NG 0 हो गया। अच्छा, इसमें देखा तो 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लेकिन 3 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इसमें डेल्टा NG नॉट इक्वल टू 0 है। ऑब्वियसली जिसमें डेल्टा NG नॉट इक्वल टू 0 आएगा उसमें KP KC आपस में बराबर नहीं आएंगे। दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी ओनली। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 पेपर। आपसे कहता है कि किसी बीकर के अंदर CH3CONA और CH3COH दोनों पड़े हुए हैं, तो उसमें H+ आयन निकाल के दिखाओ। तो अगर आप ध्यान दो तो देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पूरे लिख के कर लो, एक चाहो तो बफर वाले फॉर्मूले से भी जा सकते हो। आपको पता है पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? ये तो बफर ही बन गया ना एक तरह से। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया? पीकेए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज CH3CONA की कंसंट्रेशन, और यहाँ पे बोल दो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ से अगर बोलूं पीएच तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा पीकेए, पीके 1.8 का माइनस लॉग लोगे तो आ जाएगा 4.74। तो ये 4.74 मैंने पुट कर दिया। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है? 0.2 डिवाइड बाय 0.1। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने कर दिया। तो पीएच कितना आ गया? पीएच आ गया आपके पास 4.74 प्लस log 2, और log 2 क्या होता है? 0.301, 0.3 ही मान लेता हूं इसको। ठीक है, तो अगर पीएच देखूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा 5.04। 5.04 आपके पास यहाँ पे पीएच आ जाएगा। तो या तो आप इसका एंटी लॉग लेना जानते हो कि इसका एंटी लॉग लोगे, तो एंटी लॉग लेने पे आपको पता है माइनस लॉग ऑफ H+ आयन आपके पास आ रहा है कितना? 5.04। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? एंटी लॉग ऑफ दिस थिंग 10 पावर 5.04, तो वो आ जाएगा 9 × 10 पावर -6। या तो ऐसा करो, या फिर थोड़ा लंबी वे से पूरा जाना पड़ेगा, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो, दूसरा तरीका ये है कि CH3CONA को ऐसे, ये सॉल्ट है इसको पूरा तोड़ दो, तो ये तो टूट गया CH3CO- और Na+ आयन में, तो ये तो पूरा टूट गया तो ये 0.2 हो गया और ये 0.2 हो गया। फिर उसके बाद CH3COH, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये थोड़ा बहुत टूटा और टूट के उसने CH3CO- और H+ आयन बनाया। ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है तो ये 0 है। जिस वक्त आपके पास ये 0.1 में से मान लो कि मैं कह रहा हूँ 0.1 में से अगर ये X जाता है तो ये X बनता है और ये X बनता है। अच्छा, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे अगर आपने CH3CO- आयन 0.2 बनाया, यहाँ पे X बनाया, तो दोनों जगह टोटल कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी X + 0.2। तो यहाँ भी X + 0.2, यहाँ भी X + 0.2। तो अगर इस रिएक्शन से मैं Ka लिखूं एसिड का, जो कि होगा 1.8 × 10 - 5, तो दैट Ka विल कम आउट टू बी कितना? दैट Ka विल कम आउट टू बी X + 0.2 × X डिवाइडेड बाय 0.1 - X। तो ये x इतना छोटा है ना कि इन x अगर किसी से कभी एडअप हो रहा है, x किसी में कभी सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इन x को कर सकते हैं नेग्लेक्ट। तो इस x को आप नेग्लेक्ट मार सकते हो, इसको और इसको कर देना नेग्लेक्ट, तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर इन सब कुछ करने के बाद अगर आप यहाँ से एक्सप्रेशन लिखोगे तो आ जाएगा 1.8 × 10 - 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा x, ये वाला x और ये वाला x तो हमने गायब भी कर दिया, पॉइंट से पॉइंट हटा देना, ये आ जाएगा 2x। और यहाँ से जब आप x निकालोगे तो x विल कम आउट टू बी 1.8 को डिवाइड बाय 2 कर दिया ना, तो 1.8 डिवाइड बाय 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 9 × 10 - 5, ये आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 9 × 10, इनफैक्ट 9 × 10 - 6।
0.9 आएगा ना, हाँ तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁶. दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना, ऑप्शन नंबर डी ओनली, दिस वन. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2010 पेपर, 2012 पेपर आल्सो. तो आपसे कहता क्या है, आपसे कहता है बेरियम हाइड्रोक्साइड है. बेरियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है जब टूटता है तो कैसे टूटता है, बेरियम 2+ आयन में और 2OH- आयन में टूटता है. तो अगर सॉल्युबिलिटी को S मानूं तो ये S हो गया, ये 2S हो गया. यहां से अगर मैं बोलूं KSP तो KSP विल बी इक्वल टू बेरियम 2+ आयन की कंसंट्रेशन इनटू OH- आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. तो दैट विल बी इक्वल टू KSP विल बी इक्वल टू, यू कैन से S इंटू 2S का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4S क्यूब. तो KSP इज इक्वल टू 4S क्यूब. ये आ गया आंसर, तो यही है. लेकिन S के बारे में क्या हिंट दे रखा है वो सुनो. तो S के बारे में एक हिंट है, वो हिंट क्या है, आपको कह रखा है कि pH इस सॉल्यूशन की कितनी है 12. तो POH कितनी हो गई, POH हो गई 2. तो इसका मतलब OH- आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई, वो हो गई 10⁻². तो इसका मतलब है कि OH- आयन कंसंट्रेशन कितनी है 2S. तो 2S कितना हो गया, 2S हो गया 10⁻². तो S कितना हो गया 10⁻²/2. तो यहाँ पे आप क्या रख दोगे, S की जगह पे 10⁻²/2. तो KSP आप सॉल्व करोगे तो दैट KSP विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द 10⁻²/2 का क्यूब. ये आप सॉल्व करना. तो इसको सॉल्व करोगे काटा पीटी करके, इसको सॉल्व करना थोड़ी मेहनत करना. ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 10⁻7. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5 इंटू 10⁻7. दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी, दिस वन. Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.